तो सर मतलब आप दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना, तो कौन बोल रहा है? मतलब आईपीपीएस नहीं लूट रहे, ये सोलर वाले लूट रहे हैं आम आदमी को। अच्छा, यानी हम आप आ जाते हैं। इंडिया की बिजली पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उस चाइनीज़ कंपनी को कि हम आपसे पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन को जो हमने यूज़ करना था वो नहीं कर पा रहे। उनको कैपेसिटी चार्जेस भी दे रहे हैं, साथ जुर्माना भी दे रहे हैं। जी। पाकिस्तान की जो मईशत है, इसको एक पॉलिसी ट्रैप में इन 2 इदारों ने फँसाया है, तो ये गलत नहीं होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कतर का, अगर लॉस हुआ तो अच्छा। वो हम पे करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट भी कर रहे हैं और 14 के साथ हमारी कोई रिवाइज डील्स हो भी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो 2026 की हमारी प्रोजेक्टेड कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, वो फिर भी को 2 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी हैं प्रोजेक्टेड। तो नेगोशिएशन रियल है कि ये ऐसी बस एक सियासी स्टंट है? आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट अगर इतने डिजास्टर्स हैं, तो किस गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है? बेनजीर, नवाज शरीफ, मुशर्रफ और इमरान। हैश क्रिटिकल की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। मेरे साथ मेरे दोस्त खुर्रम मुश्ताक आज दोबारा मौजूद हैं, और खुर्रम की स्पेशलिटी जो है वो एनर्जी सेक्टर है, और सब पूरा पाकिस्तान जो है सिफारतकारी मुहिम में कामयाबी के बावजूद जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। तो हमने सोचा कि इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाए कि हम जब दुनिया में इतनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, तो हम अपने शहरियों को जो बुनियादी जरूरत है, जो कि एनर्जी दुनिया भर में एक अब लग्जरी नहीं बल्कि एक बेसिक कम्युनिटी समझी जाती है, वो प्रोवाइड करने में इतने बरसों से नाकाम क्यों है? और जाहिर है कि ये सिर्फ इसमें इल्जाम इस गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाला जा सकता, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत पीछे से कहानी आ रही है। लेकिन जाहिर है जो इख्तदार संभालता है उसको जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ती है और बहुत सारे जवाब भी देने पड़ते हैं। तो हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खुर्रम, मैं थोड़ा-सा मतलब आप मेरा नॉलेज आपके मुकाबले में तो ना होने के बराबर है, नहीं लेकिन सर, कुछ ऐसी चीज़ें बात मैंने नहीं। इस उससे पहले ज़रा इकट्ठी की थी। तो मैं चाह रहा था कि मैं एक जो पिक्चर है वो सामने रख दूँ। हमारी जो अब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि मेरी अगर ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे गलत है। हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है इस वक़्त वो कोई 46,600 मेगावाट की है पाकिस्तान की, और बिल्कुल ये सही। इकोनॉमिक सर्वे से मैंने फिगर उठाई है। हो सकता है ये एक्चुअल इससे कम या दुरुस्त है, ज़्यादा ये हो। दुरुस्त है, नेपरा हमारी जो की हो रही है ये। एवरेज जी, जो हमारी पिछले साल तक की एक्चुअल एवरेज जनरेशन थी, यानी जो हम जनरेट कर रहे थे, ग्रिड में डाल रहे थे, वो 14,500 मेगावाट थी, जो कि सिर्फ 31% बनती है हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का, यानी हमारी 70% कैपेसिटी फारिग पड़ी है। या हमारी जो औसतन आप कह सकते हैं, वैसे पीक ये 16, 18, 20 हज़ार तक भी जाती रहती है, लेकिन ये औसतन जी, आप जी, ठीक मैं कह रहे हैं कि एवरेज की साढ़े बात कर रहा 14 हूँ। एवरेज इतनी रही। जी, जी, बिल्कुल, साल की एवरेज बता रहा हूँ आपको, ज़ाहिर है वो महीनों में फ़र्क हो जाता है। जी, जी। मिसाल के तौर पे पीक समर डिमांड जो है हमारी, वो 30 से 32,000 मेगावाट की है, और जिसमें हमारा 5 से 6,000 मेगावाट का पीक सीजन में शॉर्टफॉल हम एवरेज में देखते हैं। यानी हम बहुत भी जोर लगाते हैं तो 27-28,000 मेगावाट तक पहुंच पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं पहुंच पाते। आईपीपी की जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, जिसका आपने कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉग में जिक्र भी किया, वो कोई जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो कोई 2024 की आखिरी फिगर्स ऑफिशियल हैं, वो कोई 2.1 ट्रिलियन की यानी जी, 2.1 खरब रुपए की पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स हैं। ये जबकि सर्कुलर जी, 2.2, यस 2.2, जी, 2.4 तक जाती हैं। जी, जी। और जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, वो एक्चुअली इससे कम है। वो हाँ जी। 1.69 ट्रिलियन था सितंबर 2025 की जो जी हाँ। फिगर थी। और इसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वही मैं सामने रख दूँ कि बात होती रहेगी। तो कैपेसिटी चार्जेज़ जो हम पे करते हैं, वो हमारा जो एवरेज परचेज़ प्राइस है, उसका 65% कैपेसिटी चार्जेज़ है। यानी 35% हम बिजली की कीमत देते हैं और 65% हम बिजली बंद रखने की कीमत देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक आइडिया। अच्छा, ट्रांसमिशन के जो हमारे लॉसेस हैं, वो कोई 20% है सप्लाइड पावर के, जबकि इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है वो 5 से 6% के बीच में घूमता है। तो हम उससे को 5 गुना ज्यादा, 4-5 गुना ज्यादा हम अपनी ट्रांसमिशन लॉसेस करते हैं, हुँ। जो बुनियादी तौर पर ट्राइबल बेल्ट में बहुत हो गया जी, सिंध में बहुत हो गया, बलोचिस्तान में हो गया, कराची में हो गया। लेकिन इवेंचुअली जाहिर है, चूंकि पूरे ग्रिड के अंदर आता है तो बिल तो सबको ज्यादा भरने पड़ते हैं। पड़ते हैं। अच्छा, इस सारे के अगेंस्ट जो कहानी सबसे शानदार हुई है वो ये कि एक तो हमने सोलर वालों के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी है पिछले 1 साल में। हुँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पिछले 2 सालों में कोई डबल हो गया है हाउस होल्ड के लिए। 26% इजाफा 2023-24 में हुआ, और 20% जुलाई 2024 में फिर हमने इजाफा कर दिया उसके अंदर। तो ये 46% इजाफा तो सीधा सीधा है। इसके सीधा अलावा सी है। सोसाइटीज वगैरह जो अपनी बदमाशी के तहत कलेक्ट कर रही हैं, वो तो अल्लाह माफ करे। इस महीने का मैंने जो बिजली का यूनिट पे किया है, मैंने उसकी कैलकुलेशन की पर यूनिट, तो वो 110 रुपए या 108 रुपए के ऊपर पड़ रहा है मुझे।
अब ये आप और मैं चूँकि वो एक ही मतलब कहने को सोसाइटी में रहते ₹46 है। हैं। हाँ। तो हमारा हिसाब बराबर-बराबर ही है। तो सर ये जी, अंदलीब मिल के करें आहोज़ारियाँ। तो मैं आपको ये पहला सवाल आपके सामने रख देता हूँ। सर जी 46,600 मेगावाट बिजली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एवरेज जनरेशन 14,500 मेगावाट एवरेज की बात हो रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी हो और फिर भी आप अंधेरे में डूबे हों? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा आपकी बात में इज़ाफ़ा करूँगा पहले आगे चलने से पहले। आप अंदाज़ा ये लगाएँ कि ये जो 46,500 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इसके अलावा अभी आपके वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने सोलराइज़ेशन की है, वो भी 25,000 मेगावाट जो है, वो उन्होंने कर दी हुई है। ये वज़ीर ख़ज़ाना यानी साहब ने खुद फिगर्स दिए हैं। तो 46,000 में सोलर शामिल नहीं है। नहीं, ये ओके, ये वो है जो स्टेट का ऑपरेटर्स है 46,500 जो ठीक है। बेसिकली जिसे पावर परचेज़ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि सीपीपीए करता है। ये चूँकि इन्होंने अनबंडलिंग जब की तो इतनी ज़्यादा अनबंडलिंग कर दी कि वो अब शेष और ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ प्रॉब्लम है क्योंकि जो पॉलिसी साज़ी है वो लोग कर रहे हैं जो पीएएस या डीएमजी जिसे आमतौर पे कहते हैं वहाँ से आए हुए लोग। आप देखेंगे जो डिप्टी सेक्रेटरीज़, एडिशनल सेक्रेटरी पावर वगैरह बैठे होते हैं, ये कभी एक साल आपको पता है माहिर तालीम होते हैं, दूसरे साल ये फाइनेंस के माहिर होते हैं, तीसरे साल ये पावर सेक्टर के माहिर होते हैं। और ये ठीक मज़े है। की बात है इनमें से कोई बंदा भी वो महारत हासिल नहीं करता उस वज़ारत की जहाँ पे कि इनको गाड़ियाँ ना मिल सकें या शश्कियाँ ना पूरी हो सकें। वहाँ मतलब डाक के महकमे में कोई नहीं जाएगा, ये रेलवे में आपको नहीं नज़र आएँगे। तो ये वहाँ नज़र आते हैं जहाँ ये सारे मामलात होते हैं। ठीक अच्छा हो वो गया। अनबंडलिंग सीपीपीए के तहत 46,500 है और 25,000 जो है प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने लगाई जिसमें से 7 से 8,000 लोग नेट मीटरिंग के ज़रिए कनेक्ट हैं नेशनल ग्रिड के साथ। वो जो आम कंज्यूमर पैदा करके दे रहा है जिसके ऊपर इनको बड़ा प्रॉब्लम भी आया था गवर्नमेंट ने कहा जी ये तो असल जी, लूट के ये बिल्कुल। खा गए हैं। मतलब आईपीपीएस नहीं लूट रहे, ये सोलर वाले लूट रहे हैं आम आदमी को। तो यानी ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के 70,000 की कैपेसिटी और 70,000 की 14 आपके पास ओके। यानी इंस्टॉल्ड हमारे मुल्क की कैपेसिटी। जो एवरेज एवरेज इस वक़्त है 14,000 उसके हिसाब से हम 5 गुना अपने हमारा मुल्क 5 गुना बड़ा भी होता तो हमारी बिजली पूरी होनी चाहिए थी। पूरी होनी चाहिए थी। अच्छा यानी आप हम मज़े के इंडिया की बिजली पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि अगर ये 25,000 मेगावाट लोग पैदा ना कर रहे होते, तो फिर आप सोचें कि यहाँ पर क्या आलम होता। मतलब वो दिन के टाइम जो लोड है वो सारे का सारा लोगों ने कुछ लोगों ने बैटरीज़ भी लगाई हुई हैं आपको पता है। और हुँ, स्पेशली जब हुँ। से ये फिर ये नेट मीटरिंग के ऊपर उन्होंने कैप्स लगाए प्रॉब्लम आप जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इन्होंने भी कैप लगा दिया। तो मैंने तो अपना मीटर उतरवा दिया ग्रीन मीटर मैंने कहा जी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं लिथियम आयन लगा के मैंने कहा जी मौज करें आप। हमें ज़रूरत ही नहीं है ओके, आपकी एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट सप्लायर आप यूज़ कर रहे हैं प्राइम पावर को। तो दिस इज़ ठीक आल्सो अ है, फेलियर ऑफ पॉलिसी। अब इसके ना बहुत सारे नुकसानात हुए हैं। एक ये हुआ कि डिमांड साइड बड़ी बुरी तरह से गिर गई, ओवरऑल पाकिस्तान में। ठीक हो गया। जो सीपीपीए ने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब मसला ये है कि जिन्होंने कंज़्यूम करना है, वो इस महँगी बिजली को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो जब वो नहीं कर सकते, तो उसमें 2 काम हुआ कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने क्या किया कि जो ऐसे लोग जो छोटे घर छो म मुख्तलिफ स्कीम्स आई, उन्होंने उन घरों को 1-1, 2-2 सोलर प्लेटें और वो सारा कुछ साथ पंखे लगा के दे दिए। सिंध में भी हुआ, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है। केपी में भी हो रहा है और सिंध के और मुख्तलिफ जरी हर सूबे में ये छोटे-छोटे एरियाज़ में लोगों ने ये काम किया। दूसरा ये हुआ कि जो अभी अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में सबसे बड़ा कंज्यूमर जो था वो ट्यूबवेल था। ठीक है, इवन मुल्तान इलेक्ट्रिक के अंदर भी सबसे बड़ा जो हमारा कंज्यूमर था वो ये वाले थे। वो सब लोग सोलर पे चले गए हैं। तो डिमांड साइड बुरी ठीक तरह है, गिरी। फैसलाबाद की अगर बात करें जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पंजाब का। अच्छा वहाँ 3300-3400 मेगावाट जो थी वो कांस्टेंट डिमांड होती थी जो इस वक़्त 11-1200 पे चल रही है। तो आप इमेजिन करें कि क्या सूरत-ए-हाल है इसकी डिमांड साइड की। अच्छा जैसे-जैसे डिमांड साइड गिरती है तो ये आपको पता है कैपेसिटी चार्जेस और बदतरीन हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि चंद एक कंज्यूमर रह जाते हैं इसके ऊपर। क्योंकि डिवीज़न तो कंज्यूमर के ऊपर होनी है ना। तो जितने जी, कंज्यूमर कम होते जाएँगे वो कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। तो ये इतनी नालायकी इस ठीक पॉलिसीज़ है, के अंदर इनके अंदर है ओवरऑल कि इन्होंने एक तरफ तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो लगाई, उसके अंदर ये प्लान नहीं किया कि आपको किस रीजन में आपकी डिमांड है
अच्छा फ़र्ज़ करें अब ये बात करते हैं साहिवाल में उन्होंने पावर प्लांट लगाया, कोल का हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी। अब जो रेलवे की ट्रेन यहाँ आ रही है लेके, हर साल वो 20 करोड़ रुपया सिर्फ़ रेलवे जो लॉस। अपना कमा रहा है कमा रहा है उससे ट्रांसपोर्टेशन से, पाकिस्तान रेलवे जो है। ये ओके, ऑफ़िशियल फ़िगर आप चेक कर सकते हैं उसको। अच्छा ठीक हो गया। अब कुछ पावर प्लांट इन्होंने लगा दिए साउथ में जहाँ असल में लगने चाहिए थे। साहिवाल को भी उधर ही लगना चाहिए था कि अगर कोल पावर प्रोजेक्ट लगाना ज़रूरी थे, तो उनको जितने भी इम्पोर्टेड फ्यूल वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कराची और उसके साथ-साथ लगा ताकि वो जैसे ही शिप्स आएँ, वो फ्यूल वहाँ सर्व हो, बजाए इसके कि वो 20-25 रुपए किलो जो है वो यहाँ आते-आते आपको पड़े या कुछ चीज़ें बढ़ जाएँ। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वहाँ से तो ट्रांसमिशन इसमें एक लाइन भी जा सवाल रही है। खुर्रम ज़िमनी ज़िमनी सवाल जी। जी, ज़िमनी सवाल मेरा ये था कि अगर वो कराची के गिर्द हम सेंट्रलाइज़ कर लेते, तो फिर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन इस तरह की थी कि वहाँ से हम बिजली लेके आ सकते बाकी अ ग्रिड के अंदर? मैं वही आपको बताने लगा। अब हुआ ये क्या है कि एक हमने जिस तरह ये कैपेसिटी चार्जेज़ है ना, इसी तरह हमने ट्रांसमिशन लाइन एक बनवाई चाइना से। उसका नाम है मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। ये पाकिस्तान की पहली एचवी एसी जो है, ये डीसी बेसिकली डीसी करंट आता है जिसको बाद में एसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 660 की है ये लाइन केवीए की। इन्होंने उसके ऊपर एग्रीमेंट किया कि हम आपको 4000 मेगावाट आपकी ट्रांसमिशन लाइन से गुजारेंगे और उसके बाद वो ऑब्वियसली उसकी वायबिलिटी हुँ, फाइनेंशियल तभी बनती थी। अब उसमें से हम वो पूरी बिजली नहीं गुजार रहे। क्यों नहीं गुजार रहे? अब ये किसी से उनसे पूछना चाहिए। उसके बदले भी हम 2500 मेगावाट का जुर्माना जो है वो अदा कर रहे हैं उनको उस चाइनीज़ कंपनी को कि हम आपसे पूरी बिजली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, आपसे आपकी ट्रांसमिशन लाइन को जो हमने यूज़ करना था वो नहीं कर पा रहे। उनको कैपेसिटी चार्जेज़ भी दे रहे हैं, साथ जुर्माना भी दे रहे हैं। ओके, तो ये जो एक्चुअली ये सारा बेसिकली काम शुरू हुआ ये 2014-15 में जो पावर पॉलिसी बनी, इससे पहले भी पावर पॉलिसी ऐसी थी। लेकिन उस वक़्त ये हुआ कि इतने मैसिव लेवल के ऊपर जो है आपने जनरेशन की नहीं थी। मतलब आईपीपीज़ लगे 1994 में भी लगे, 2000 में भी आए, मुशर्रफ दौर में भी एक दफ़ा हुई बिडिंग। लेकिन 2014-15 की पावर पॉलिसी के बाद ये बहुत मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में जनरेशन हुई। अच्छा आप ठीक है। अगर हम माज़ी में जाएँ, जो अक्सर आपको पता है पीपल्स पार्टी के इलेक्शन हारने की एक बड़ी वजह जो थी, वो लोड शेडिंग का कंट्रोल ना करना था। और हुँ, हुँ, 2013 में जब ये सारे मामलात बड़े खराब थे लोड शेडिंग के, तो उस वक़्त आपको पता होगा कि 22,000 मेगावाट उस वक़्त भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, जबकि हमारी डिमांड उससे कम थी। लेकिन मसला ये था कि मुशर्रफ के जाने के बाद जब दोबारा आईएमएफ में गए तो आपके पास पैसे ही नहीं थे। एक तरफ सर्कुलर डेट बढ़ गया था, दूसरा आपके पास पैसे ही नहीं थे कि आप आईपीपीज़ को फ्यूल देते और वो चलते। अच्छा, ये आपने जो बात की अभी, ये मतलब अभी कुछ दिन पहले मैं लगारी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। उसके अंदर उन्होंने अभी अप्रैल की बात है, जी, तो जी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ पे भी 500 से 600 मेगावाट शॉर्टफॉल आएगा, तो उसका मतलब ये है कि 1 घंटे की पूरे मुल्क में बिजली आपको जाएगी, या 1 जी। घंटे का लोड मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हमारा चूँकि कोई 3-4 हज़ार मेगावाट डेफ़िसिट है, 6-7 घंटे की आउटेज तो होगी ही होगी। अगरचे होगी। ये खैर हिसाब-किताब थोड़ा-सा उनका गड़बड़ हो गया, बट चलें, मैं उसको बात नहीं करता, लेकिन फिर भी। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि ये लेकिन अच्छा, ये करने के बावजूद जिसका हम एक ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चूज़ ये कर रही है कि उन्होंने एक्सपेंसिव प्लांट नहीं चलाने, ताकि फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट को वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि लोड शेडिंग की बुनियादी वजह वो ये बता रही है कि जंग की वजह से क्राइसिस है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई हैं। तो अब ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग है, क्या ये चीपर है या फर्नेस ऑयल प्लांट चलाना चीपर है? ये टेक्निकल फेलियर है या ये कोई डेलिबरेट फाइनेंशियल डिसीजन है स्टेट का कि यार पैसे इससे बचाए जा सकते हैं? अच्छा, इसमें 2-3 इश्यूज़ इकट्ठे हैं। नंबर 1 तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल का भी इश्यू है इस वक़्त जो फ्यूल का है इश्यू। अवेलेबिलिटी भी नहीं है फ्यूल की, आपको पता ही है। और नंबर 2 जितना फ्यूल महँगा होगा सिर्फ़ ये नहीं कि उससे बिजली महँगी पैदा होगी। आपके पास आप डॉलर स्ट्रेस इकोनॉमी है। आप उतने ज़्यादा डॉलर बाहर भेजेंगे, आपके ऊपर एक और प्रेशर जो है वो बिल्ड हो जाएगा। रुपए के ऊपर प्रेशर आ जाता है। ये इत असल ठीक में है। हम जब देखते हैं ना पावर सेक्टर को तो हम समझते हैं कि इसको आइसोलेट करके। एक्चुअली मैं कहूँ अगर ये कहूँ कि ऑयल एंड गैस सेक्टर और ये पावर सेक्टर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान अ, की इकोनॉमी को, जी। पाकिस्तान की जो मईशत है, इसको एक पॉलिसी ट्रैप में इन 2 इदारों ने फँसाया है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी मेजॉरिटी जो हिस्सा है इसका, वो ये 2 महकमे हैं।
सर मैं इसमें एक बात चूंकि बीच में कता कलामी माफ, लेकिन लगारी साहब की चूंकि हम तकरीर का हवाला दे रहे हैं तो उन्होंने खास तौर पे एलएनजी का जिक्र किया कि एलएनजी से, चूंकि एलएनजी आ नहीं रही तो एलएनजी वाले प्लांट हम नहीं चला सकते। अब 46,000 और 14,000 के बीच में फिर भी 30,000 का फर्क है, तो ये सारे 30,000 के 30,000 एलएनजी प्लांट्स हैं जिसको नहीं सर चला नहीं, सकते हो। एक तो ये इस अगेन ये प्लानिंग का एक बहुत बड़ा फला था कि जब आप पाकिस्तान में जब इतने बड़े आप आईपीपीज़ की इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो आपको मल्टी फ्यूल जो है आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए थे। वो अनफॉर्चुनेटली हमने इसको बड़ा रिस्ट्रेन किया और कोला अब एक कितना अच्छा आपको पता है दूसरी दुनिया में उसके जी। प्लांट जो है वो खत्म कर रहे हैं, हमने ये लगा लिया। इसी तरह आरएलएनजी जो थी, अब एलएनजी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव फ्यूल। एवरीवन ठीक हो गया। नोज़ और वो डॉलर के ऊपर ही आपने जाना है। अच्छा वो ऐसी बदकिस्मती है कि यही डील जो है हमने नून लीग की गवर्नमेंट में की और यही डील उसको बाद में आके नदीम बाबर ने पीटीआई दौर में मज़ीद 4 शिप्स की। अब 9 शिप्स की आपने डील की हुई थी कतर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। अच्छा उनमें क्या था कि शर्त बड़ी दिलचस्प है। अब ये अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स की आप जाते हैं डिटेल में तो आप हैरान होते हैं कि ये कैसी शराइत जो है। आपने ये कहा जी ठीक है ये हम एलएनजी लेंगे, ज़रूर लेंगे। अगर हम नहीं लेते तो इसको आप ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, कतर सेल कर सकता है। अगर प्रॉफिट हुआ कतर सेल तो वो कर सकता है, ओके। हाँ, कतर सेल अगर प्रॉफिट हुआ तो वो कतर का, अगर लॉस हुआ तो अच्छा, वो हम पे करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जनाब? ये वन अच्छा वन वे आर्बिट्राज हो गया। जी हाँ। और अगली बात ये है कि जो जिन कंपनी से 2 कंपनीज़ वो दोनों लोकल कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेता, मुनासिब नहीं लगता। उन दोनों कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट किया कि आप टर्मिनल्स लगाएँ यहाँ पे एलएनजी के। ठीक है। आपने एलएनजी के टर्मिनल्स लगाए, दोनों कंपनीज़ के साथ डील ये की कि आपके टर्मिनल हम यूज़ करेंगे। हम यूज़ करें या ना करें, हम आपको $15 मिलियन जो है महीने का वो पकड़ाएँगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, माशाल्लाह। जी, ये और डॉलर वो कैप्ड है, जा रहे ये हैं। डॉलर डॉलर एडजस्टेड है? ना, ये डॉलर अभी मुझे नहीं पता कि ये क्या क्योंकि आईपीपीज़ का तो इमरान खान के दौर में कैप हो गया था, इसका मुझे अभी सच्ची बात है इल्म नहीं कि कैप हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन आप खान ये साहब को आप क्रेडिट देने लगे हैं? नहीं गिव द डेविल हिज ड्यू। अच्छा, माशाल्लाह, चलें ठीक है, ओके। यानी खान साहब से पहले ख्याल नहीं आया लोगों को नहीं ये खान साहब को कैप करने का? असल में उस वक़्त आईएमएफ ने ही बेसिकली आप हम चूँकि आईएमएफ को बड़ा बुरा समझते हैं और गालियाँ देते हैं पाकिस्तान में पता है और आईएमएफ की गुलामी जी, पे बिल्कुल। वो आपको आते हैं कि भाई अपनी मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ हैं ठीक करें। तो उन्होंने आपको प्रेशराइज़ किया कि आप आपका सारा सेक्टर तबाह हुआ है, इस पे कुछ हरकत करें। तो फिर हुँ, अगेन हम बीइंग अ डेमोक्रेट जो हम समझते हैं कि जी फ़ौज का काम नहीं होना चाहिए फलाँ। इसमें भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट की तो ये कुछ हालात बेहतर हुए। ये जो इंटरवेंशन थी ना ठीक है। ये वाली कैप लगाने वाली, दे वर पार्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। और अभी भी ये जो कुछ आईपीपीज़ के साथ आप लोगों ने ये जो टेक एंड पे वाला सिलसिला खत्म किया ना कि ठीक है हम बिजली लेंगे तो पैसे देंगे। कुछ लोकल आईपीपीज़ हुँ, थी। हुँ, उनको हुँ, बताया गया कि भाई आपने जितने पैसे कमाने थे ना, हम ऑडिट नहीं कमा खोलते लिए। अब आपका अब आपको हुँ, हीट ऑडिट भी नहीं खोलते तो इंसान के बच्चे बनो, शर्म करो। तो वो उन्होंने शर्म मतलब जिस तरीके से बताया गया होगा वो शर्म तो नहीं किया कहा गया होगा, कुछ और ही कहा गया अच्छा, होगा। लेकिन वो ठीक है, ऐसे सेटल हुए। अब हमारे पास प्रॉब्लम रह गया है चाइनीज़ आईपीपीज़ का। तो ठीक है। वो आपको पता है कि अब मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक ट्वीट बड़ा लंबा किया था, आर्टिकल ही कह लें लिखा था पूरा, कि आप हम इस ट्रैप से निकलने का हमारे पास कन्वेंशनल जो हमारी टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है उससे हम नहीं निकल सकते। ये हम एक बड़े बुरे ट्रैप में फँसे हुए हैं। इसका तरीकाकार यही है अब कि जिस किस्म की आप इस वक़्त आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, आपको एक इम्पोर्टेंस भी हासिल हुई है इस पूरे ईरान-अमेरिका वॉर के अंदर। ऑब्वियसली आपके कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी सऊदीया के साथ हुए, उसने आपको कुछ बेल आउट भी किया, अभी आपने यूएई के पैसे वापस कर दिए। थिंग्स आर गुड इन योर फेवर इंटरनेशनली। और दुनिया समझती है कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कोई रोल प्ले किया है, तो इनको कोई न कहीं बेल आउट करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि इस पूरे कज़िये में हम सिर्फ़ अगर इस पॉलिसी ट्रैप से निकल जाएँ और चाइना को ठीक है। ऑन बोर्ड लेते हुए, हम इसको 1 टाइम या 2 टाइम में पे ऑफ करके ये आईपीपीज़ अपने गले डालें। वरना हम इसका जब आप पूरा हिसाब निकालते हैं कि आइंदा 15 साल की जब ये आईपीपीज़ के जो हैं एग्रीमेंट्स, ये आपको क्या हुँ। कॉस्ट करेंगे, वो मैंने पूरी डिटेल उसको आप इसको जी, जी, ट्वीट वो पे आपने लगा लिखी है। मैं लीजिएगा। उस पर हाँ, मैं या उस पर आना भी चाह रहा हूँ, उसको मैं अलग से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जी, मैं इससे पहले ना जो गवर्नेंस इश्यूज़ है ना, मैं थोड़ा-सा उसके ऊपर रोशनी थोड़ी-सी डालना चाह रहा था। अगेन गवर्नेंस इश्यूज़ के अंदर एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आती है
कि आप लोड शेडिंग करते तो हैं, लेकिन ये इक्विटेबल लोड शेडिंग नहीं होती। रूरल पाकिस्तान जो है हमारा, वो बनिस्बत अर्बन पाकिस्तान के वो 4 गुना ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है। तो और मैं रेजिडेंशियल एरियाज की बात कर रहा हूँ, जो जहाँ पे जाहिर है वो आपके ट्रेड सेंटर्स हैं या आपकी इंडस्ट्री है, उसको चले एक तरफ रख देते हैं। तो लोड शेडिंग पॉलिसी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेटरी है तो ये फैसला कौन करता है कि किस वक्त कौन सा एरिया जो है वहां पे लोड शेडिंग होनी है? अब इसकी गवर्नेंस डायमेंशन जो है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या प्रोटेक्ट करती हैं प्रॉफिटेबल अर्बन फीडर्स को रूरल वंस के मुकाबले में? और अगर करती हैं कि इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे बेशुमार रिपोर्ट्स आई कि पेशावर में 25% जो है लोड शेडिंग 2021-22 में हुई पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में। रूरल एरियाज में 16-17 घंटे की डॉन की एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर हुई। कराची में जो बंस रोड की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें कहा कि 10 घंटे की तो स्केड्यूल्ड है। ये अप्रैल 2026 की रिपोर्ट है कि 10 घंटे की तो स्केड्यूल्ड है, अनस्केड्यूल्ड उसके अलावा है। तो फिर वो बाज़-औक़ात ये लगता है कि वहां के भी जो लोग रोते हैं वो भी शायद सही रोते हैं। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, इसमें बेसिकली जो एक्चुअली जो पॉलिसी थी पहले, व्हेन आई बीन ऑन द बोर्ड एज़ वेल, वहाँ हमारा यही तरीका था कि जो आपके फीडर्स जिन पे लॉसेस कम है, लॉसेस से मतलब चोरी कम है, और जो जी, अर्बनाइज्ड हैं, जहाँ मतलब ऑब्वियसली जी, पॉपुलेशन की कंडेंस, अब एक फीडर है 70 किलोमीटर लंबा है और उसके ऊपर 200 घर हैं, और एक तरफ एक ठीक फीडर है, है 10 किलोमीटर है और उसके ऊपर ताशा जो है ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं और 4000 घर हैं। तो आप देखते हैं कि यार इस फीडर को प्रोटेक्ट किया जाए, जहाँ से बिलिंग भी ज़्यादा है आपकी और जहाँ टी&डी लॉसेस भी जो है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। लॉसेस भी कम है। तो हुँ, और अर्बन के अंदर आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं, तो ये एक बेसिकली है पॉलिसीज़ की एग्ज़िस्ट करती है। और नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट ही होती है, क्योंकि वो जहाँ अर्बन एरिया में आप ज़्यादा करेंगे, वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे उनके ऑफिसेज़ के अंदर, और शोर-शराबा ओके, ज़्यादा होता है। रूरल के अंदर ज़रा शोर-शराबा, क्योंकि स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है। कोई डेरों पे बैठे हुए हैं, कोई थोड़ा-सा 100 घरों की या 200 घरों की है, तो वो बेचारे इतना शोर-शराबा नहीं कर सकते। तो ये एक है इश्यू। अब जो आप अगली आपने बात की थी कि के इलेक्ट्रिक की, अब ये के इलेक्ट्रिक जो है और पीटीसीएल, मैंने पहले भी कहा था, ये केस स्टडी होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कि आपने प्राइवेटाइजेशन का आप बनते हैं बड़े अलंबरदार, और ज़ाहिर बात है आईएमएफ भी आपको चैंपियंस। कहता है, चैंपियंस, और आईएमएफ भी आपको कहता है कि प्राइवेटाइज करें। लेकिन जी, हमारे यहाँ जब तक रेगुलेटर तगड़ा ना हो और रेगुलेशंस बेहतरीन ना हो, तो इस किस्म की हुँ, प्राइवेटाइजेशन उल्टा अज़ाब बन जाती है। ठीक हो गया। आप आपको पता ही है हमारे रेगुलेटर्स का क्या हाल है। हमने ये जी, टेलीकॉम बिल्कुल। सेक्टर में कई दफ़ा हम दोनों में, ख़ैर आप भी लिखते रहते हैं, मैं भी लिखता रहता हूँ, कि ये मोबीलिंक जो है इसका नाम मेबी लिंक रख दें। यू फ़ोन का मतलब है कि यू फ़ोन, आई कैन नॉट। इस किस्म के इनका हुँ, नेटवर्क्स हैं, और कोई पूछने पकड़ने वाला नहीं इनके एसएलएज़ या की केपीआईज़ को। सेम इज़ केस विद द के इलेक्ट्रिक। वो अब आप सोचिए, मैं कई दफ़ा तो सोच के भी यकीन कीजिए, डर भी लगता है कि वहाँ आपको पता है कराची में पॉपुलेशन जो है वर्टिकल ज़्यादा है। तो ना उन बेचारों के पास सोलर लगा सकते हैं वो, और ना उनको खुली हवा कहीं से लग सकती है। वो कैसे एक फ्लैट के अंदर जो अपार्टमेंट्स में लोग ज़्यादातर रहते हैं, 10-10 घंटे बिजली बंद होने का मतलब है कि आप तो बीमार बंदा तो वैसे ही फौत हो जाएगा। ओके। तो ये अच्छा, यानी गवर्नेंस तो भूल जाएँ हम, रेगुलेटर हमारा फ़ारिग है। अच्छा, अब आ जाए, बिल्कुल अब फ़ारिग चूँकि है। अब ज़रा थोड़ा-सा आईपीपीज़ की, चूँकि हमने बात कर ली, लेकिन आईपीपीज़ की मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा थोड़ी-सी हम रिफ्रेश कर लें अपनी मेमोरी, कि पाकिस्तान ने ये जो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने शुरू किए थे, ये 1990s में ग़ालिबन 1994 की आईपीपी 1994 में। पॉलिसी थी। जी, जी। अच्छा, उसके बाद हमारी अलग उसमें जो एक बड़ी हमारी वो आई सीपैक की 2015 में। और 2015 में भी मियाँ साहब ग़ालिबन जी, 2013, जी। हाँ, 2015 पीएमएलएन की गवर्नमेंट। पीएमएल की गवर्नमेंट थी। 2024 तक इन के तहत हमारी 2000 अगेन जो हमने बात कर ली कि 2 खरब रुपए की हमारी वो कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई है, और मैं वो देख रहा था IEEFA की रिपोर्ट, उन्होंने कहा ये ओवरली जेनरस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेशली जो एग्ज़ैक्टली। बाद में हुए, कि ओवरली जेनरस का लफ्ज एक इंटरनेशनल एस्टैब्लिश्ड रिपोर्ट के अंदर आ जाए तो बड़ी खप की बात है। तो इसकी हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी जो है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस किस गवर्नमेंट ने, मतलब पीपीपी ने भी साइन किए, पीएमएलएन ने भी साइन किए, केयर टेकर्स ने भी साइन किए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है पीटीआई के दौर में शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ। मेरा ख्याल आई है, हो सकता है मैं गलत हूँ। शायद कोई एक आधा आईपीपी का हुआ, वो ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि बट उससे पहले ज्यादातर ये ऑलमोस्ट आप लगा चुके थे, ज़्यादातर लगा चुके थे। तो ज्यादातर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में ये हमें
मिले हैं। अच्छा, हमारे 2 दोस्त कम से कम मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो अभी आपको बताएँगे कि पीएमएलएन वाले ने बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट किए थे हाँ, और हाँ, पीपीपी ने सारे गलत हाँ। कॉन्ट्रैक्ट किए थे। और पीपीपी वाले दोस्त आएँगे, वो बताएँगे कि सारी जो गलतियाँ पीएमएलएन की हैं और पीपीपी ने तो बिल्कुल ठीक कॉन्ट्रैक्ट किए थे। और दोनों ये बताएँगे कि अब इस पे जो बैठ के पीटीआई वाले वो रोना डालेंगे। और पीटीआई वालों को बेचारों को चूँकि कुछ पता नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो क्योंकि उनको किसी और काम में दिलचस्पी ज़्यादा है, बजाय इसके कि जी कोई हाँ। काम की डिस्कशन कर लें। तो आप मुझे ये बताएँ कि आज के दिन अगर हम एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएँ, तो इसमें कौन-कौन रगड़ा जाएगा? आईपीपीज़ वाले स चक्कर में? सर देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी इस पूरे जो मामला है इसमें कोई भी मुबर्रा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इवन पीटीए के दौर में भी कुछ जो ये जो एलएनजी वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो इसी तरह का था एक बेवकूफाना इससे ये 5 एलएनजी आप पहले आपने बुक किए हैं 4 आप क्यों दोबारा कर रहे हैं? फिर इसी ठीक तरह है, क्योंकि नून लीग पीपल्स पार्टी तो इसमें मेजर प्लेयर है ना इन आईपीपीज़ के जो इश्यूज़ थे या जो जी। उन्होंने पॉलिसी बनाई। अ, हुँ, इसमें सबसे कम वक़्त जो है पीटीआई को मिला। लेकिन उन्होंने भी इसी तरह की हरकत माशाल्लाह कि जितना उनका दौर था, जितना उनको टाइम मिला, वो भी इसी तरह साबित हुई। इसका मतलब ये है कि ये इश्यू जो है, ये बेसिकली इनकॉम्पिटेंस का भी है। ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरवेंशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, वो उन लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। मेरे ब्यूरोक्रेट दोस्त मुझसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि आप चेक करें कि सर 80% ब्यूरोक्रेट लोग देखिए जो हैं। सर, नहीं हुँ, सर, ब्यूरोक्रेट ने तो आखिर में साइन नहीं करने होते हैं ना। देखिए, साइन नहीं, तो जिस गवर्नमेंट ने करने होते हैं, ब्यूरोक्रेट यस, जो मर्ज़ी प्रेज़ेंट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी है जो पार्लियामेंट फिक्स में उस पे वो होती है। मैंडेट लेकर बैठा हुआ है। द फिक्स उस बक पे होती स्टॉप्स है। हियर, बक स्टॉप्स हियर। यस। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर देता हूँ। इसमें इन आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर करप्शन और किकबैक्स का कितना रोल रहा है? ऑब्वियसली जो देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता हमारे पास कोई सबूत नहीं या कुछ चीज़ें, लेकिन जो अपीयरेंटली आप कहते हैं ना किसी की नीयत से उसके अमल से उसकी नीयत का इज़हार होता है। तो जिस किस्म के ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं, या तो आपके सर पे किसी ने गन पॉइंट रखी थी, मतलब आप गन पॉइंट किसी ने, ठीक है, या फिर आप कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ थे। तीसरी ठीक कोई है। वजह नज़र नहीं आती इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करने की। मतलब ओके। अगर मैं और आप भी बैठे हो ना, तो हम भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स ना करें। क्योंकि पिछले दिनों मैं आपको बताता हूँ कि एक पावर सेक्टर की एक बड़ी क्लोज़्ड सी मीटिंग थी जिसमें प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ डिस्कोज़ के ऊपर कुछ गुफ्तगू होनी थी और कुछ पॉलिसी के फैसले और चीज़ें। तो आई वाज़ आल्सो कॉल्ड एज़ एन एक्सपर्ट, उनकी मेहरबानी ने मुझे बुलाया हुआ था। तो वहाँ पर हुँ, बातें हुँ। होने लगी, तो वहाँ कुछ उन्होंने कहा जी ये जो यानी चूँकि आईएसको, गैपको और फेस्को को वो बेसिकली प्राइवेटाइज़ करना चाह रहे हैं और शायद ठीक है। कुछ ही दिनों में वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह फ्लोट करें। तो ये 4-5 माह पुरानी बात है। उसमें उन्होंने बहुत सारे बेसिक्स मिस किए हुए थे, जिसमें मैंने पर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा डाला, शायद उसी वजह से फिर वो डिले भी हुआ कि उसमें नहीं, इसमें ये कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ऐड करें। तो देयर वाज़ पीपल हू वांटेड कि इसको हम डॉलर के अंदर जो है, जब आउटसोर्स करें या बेचें तो डॉलर के अंदर बात करें। तो मैंने कहा यार ओके। आपको पता है कि आपकी करेंसी का कोई पता नहीं है, तो ये कल का। हुँ, उन्होंने कहा फिर देखिए इससे तो एक नुकसान होगा। मैंने कहा जी क्या होगा? वो कहते हैं जी नुकसान ये होगा कि इंटरनेशनल प्लेयर तो नहीं आएगा, इसके अंदर लोकल ही आएगा। तो मैंने कहा इंटरनेशनल नहीं, वैसे भी नहीं आना, आपको गलतफ़हमी है यहाँ पे। आप इसको लोकल प्लेयर नहीं ठीक लेना, है। हाँ जी, आप इसको काइंडली रुपयों के अंदर रखें ताकि रुपए के अंदर बिज़नेस हो और रुपया ही उसको पे बैक करे। तो यानी अभी भी वो लोग ये चाहते हैं कि इसी किस्म की हरकत। बस चलता रहे। अच्छा, नहीं देखिए, जो चाहने वाली बात ना, अब मैं थोड़ी-सी एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ और एक चुभता हुआ सवाल भी आपके सामने रखता हूँ। मुझे बताएँगे कि न्यूज़ जो हमारे हमारे जैसे जो जाहिल लोग जो सिर्फ़ न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कितनी सदाकत है। हम कोई 2.5 से 2.8 ट्रिलियन जो है हम पावर प्लांट्स को पेमेंट करते हैं इन टोटल, जो ज़ीरो कैपेसिटी या ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी हमें दे रहे हैं। ठीक है जी, जी, को 3 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है ना। तो अब आप गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट भी इसको लेगेसी प्रॉब्लम कहती थी और पिछली गवर्नमेंट भी इसे लेगेसी प्रॉब्लम कहती थी। तो लेगेसी प्रॉब्लम हो गया, आपने आपने आते हुए अगर लेगेसी प्रॉब्लम इनहेरिट कर लिए, हो गया, लेकिन अब आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है अगर आप इसे वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, अभी अच्छा, जो रिपोर्ट मैं थोड़े दिनों सॉरी पहले यहाँ एक ना, सामने आई, मैं इफ यू डोंट माइंड मुझे एक नहीं, नहीं सर, मैं छोटी-सी। सवाल ये हाँ, इसमें कवर कर लूँगा इसी के अंदर। मुझे अच्छा, बस सवाल कंप्लीट करने दें, इसके अंदर हो जाएगा कवर। तो ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा कि वो आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आपने बात की, उन्होंने कहा जी ये न्यूज़ रिपोर्ट आई है सामने, अब आप बताइएगा गलत है कि सही। कि उन्होंने कहा कि हम आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट भी कर रहे हैं और 14 के साथ हमारी कोई रिवाइज़ डील्स हो भी गई हैं।
लेकिन उसके बावजूद जो 2026 की हमारी प्रोजेक्टेड कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो फिर भी कुछ 2 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी हैं प्रोजेक्टेड। तो निगोशिएशन रियल है कि ये ऐसी बस एक सियासी स्टंट है कि इन्होंने जी हपको को जो 35 बिलियन ऑफर कर दिया है, बाकियों को किसी को 15 बिलियन का हेयर कट लगा के उन्हें ऑफर कर दिया और फ्लां कर दिया है, और जो टारगेटेड आईपीवीज हैं उसमें से 2-3 ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अगर ये सब पॉलिटिकल गिमिक नहीं है और ये वाकई रियल रिफॉर्म है, तो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी 2 ट्रिलियन के ऊपर प्रोजेक्टेड अगले साल की क्यों खड़ी हैं? अच्छा, एक तो मैं पहले वो बात मुझ में ज़हन से निकल गई थी, मैं कर लूँ जो आपने कहा था ना कि एलएनजी वाला जो ज़िक्र किया था वैसल कारी साहब ने, उस वक़्त मैं जवाब नहीं दे सका, मेरे जी। ज़हन से निकल गई बात। अली परवेज़ मलक ने ये ऑन मीडिया कहा था कि जी हमने एलएनजी मंगवाई पावर सेक्टर की डिमांड के ऊपर। जब आई तो पावर ठीक सेक्टर है। ने परचेज़ करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी। तो हम इन्होंने फिर क्या किया कि माशाल्लाह। उस एलएनजी को ये मीडिया के ऊपर मौजूद है। उन्होंने पाकिस्तान ने क्या किया ओके। कि उस एलएनजी को पंप करके जो ये हमारी नेचुरल गैस मीथेन की आती है हमारे घरों में एसएसजी या एसएनजीपीएल के ज़रिए उसके अंदर पंप कर दिया और लोगों को वो हम्म। ज़बरदस्ती जो है आरएलएनजी के नाम से वो देना शुरू कर दी और उसकी रेट कुछ 4600 पता नहीं कितना पर एमएमबीटीयू लोगों से धक्के से आपको पता है जैसे लोगों के बिल अचानक जी, बढ़े मुझे तो वो पता है, देना मुझे शुरू। पता है, बड़ा प्रोजेक्ट किया था वहां। हाँ अच्छा, ये जी, वो वो थी देना एलएनजी। ओके। ये वो थी। अच्छा, अब जब लोड शेडिंग हुई है तो वही मिनिस्टर साहब आके फरमा रहे हैं कि एलएनजी की शॉर्टेज की वजह से हमारे पावर प्लांट नहीं चल रहे। व्हेयरएज़ कि वो तो पहले इनकार कर चुके थे कि हमने लेनी नहीं है, महँगा फ्यूल है, हमने इसको चलानी नहीं है। तो सर, दोनों मतलब में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है ना, तो ज कौन बोल रहा है? अब ये देखिए आगे आगे अभी फिर परवेज़ मलिक ने 2-3 दिन पहले फिर एक इंटरव्यू दिया है। तो उसमें उन्होंने ये बात दोबारा उन्होंने उन्होंने भी खोली कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये शायद खकान अब्बासी साहब उस वक़्त थे, मिनिस्टर थे ठीक है। इसके गैस के और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। जी। ये जो एलएनजी के टर्मिनल्स की डील थी, ये उन्होंने की थी। ठीक हो गया। ठीक है जी। आप क्या अभी करें, कर ली। क्योंकि मिफ्ता साहब और चूँकि अभी बैठ के काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द कैबिनेट एट दैट टाइम। तो ये डिसीजन इस तरह से ये जब होते हैं, तो ये सब लोग ऑन बोर्ड होते हैं। उस वक़्त इनको कुछ अच्छा-बुरा याद नहीं आता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। आपने कहा कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं, ये भई असल में हुआ ये है कि जो छोटे-छोटे नहीं नहीं, आईपीपीज़ थे जिनके कैपेसिटी साथ पेमेंट, सवाल मेरा ये है कि कैपेसिटी पेमेंट्स जो है ना, को 3 ट्रिलियन की, अगले साल की प्रोजेक्टेड अभी भी 2 ट्रिलियन। 2.2 हाँ जी, 2.2 अच्छा, टू टू पॉइंट 2.3 मेरे, ट्रिलियन। आप ठीक कह रहे होंगे, मेरा ख्याल था 2.5 to 2.8 है, बहरहाल व्हाटएवर। हुँ, अगले साल की जो प्रोजेक्टेड है वो 1.9 ट्रिलियन की है इस वक्त भी हमारी, जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जी, साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि हमने 14, ये रिपोर्ट्स हैं अखबार के अंदर, कि हमने 14 आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज कर लिया है, और हमने उनकी वैल्यूएशन के अगेंस्ट उन्हें ऑफर भी कर दी है। हाप्को को हमने को 35 बिलियन की ऑफर कर दी है। कोई और 2-4 आईपीपीज है जिनका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ, उनको भी थोड़ा हेयर कट के साथ हमने उनकी वैल्यूएशन के अगेंस्ट हमने ऑफर कर दी है, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये सारी पॉलिटिकल थिएटर है, वाकई रिवाइज हो रहा है, कोई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, कोई हम खरीदने लगे हैं, एक्वायर करने लगे हैं, हो क्या रहा है? अच्छा, इसमें ना बहुत सारे तज़ादात हैं सारी। इसमें कुछ वैसे जेन्युइनली हुए हैं एग्रीमेंट कुछ आईपीपीज़ के साथ, जिनका वो बहुत पुराने प्लांट थे। ओके। अगर उनका हीट ऑडिट होता तो पता चलता कि सब वो इस काबिल चलने के काबिल ही नहीं थे कभी भी। तो इस तरह से भी थे। अच्छा, अभी ये हुआ है कि इन्होंने कुछ के साथ एग्रीमेंट हो गया, कुछ के साथ फाइनल होने वाला है। लेकिन असल में अब जो मेजर चंक है, वो चाइनीज़ आईपीपीज़ का है, जिसकी ये सारी ओके। हमें देनी पड़ रही है। वो लोकल का उसका उसके अंदर बहुत कम रह गया हुआ है। अच्छा, जो लोकल हम्म। रह गया हुआ है, मज़े की बात है ये कैपेसिटी पेमेंट्स जो गवर्नमेंट खुद भी ले रही है। गवर्नमेंट के अपने आईपीपीज़ भी हैं। ठीक है। उसको उसको वेव ऑफ नहीं कर रहे कि चलें यार अब जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, तो लेट इट गो। अब जाने दें कि जब इसमें तो अवाम का ही पैसा है ना। इधर से आप कान हम्म। घुमाना, इधर से घुमाना, लेकिन आप बिल के ऊपर से तो रिलीफ देंगे ना, लेकिन वो नहीं दे रहे। ठीक है। ओके। तो इसे मैं पॉलिटिकल थिएटर ही कहूँ फिर? हाँ जी, ऑब्वियसली उसमें फिर गिमिक्स तो आपको पता होते हैं, क्योंकि असल चीज़ ये हुआ है कि 2-4 चीज़ें जो है ना हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम हम्म। कर क्या रहे हैं। बेसिकली आपके पास से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। यू एंड मी बोथ नो इट वेरी बेटर इन अ बेटर ठीक वे है। कि रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा। अब वो क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा, उसके पीछे पूरी एक साइंस है कि आप कोर्सिव मेजर से इकोनॉमी को नहीं चला सकते। आप समझते हैं कि जैसे डीसी या कमिश्नर डंडा दे के काम करवा लेते हैं, जैसे पीरा फोर्स से आप करवा लें, ऐसे इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती।
वो चलती है, आप उनको अट्रैक्ट करते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट्स को। ना आपका कंडुसिव एनवायरनमेंट है, ना इकोसिस्टम है, ना जो रहती जो बिल्कुल नहीं है। लैक है, जो छोटी-मोटी आपके पास इंडस्ट्री थी, उसको आपने महँगी बिजली और ज़्यादा टैक्स से मार दिया हुआ है। और जो एक गैर यकीनी सूरत-हाल है, वो उसमें ऐड ऑन करती है कि पता ही नहीं होता कि कब किस चीज़ की क्या प्राइस होगी, कब किसकी क्या प्राइस होगी। तो ये इन चीज़ों से वो खत्म होगी, इसलिए टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा। अब रेवेन्यू कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो अपैरेंटली मुझे नज़र आ रहा है और आप भी इसको देखेंगे तो आपको भी शायद ये लगे कि एक तो उन्होंने फ्यूल जो है, पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें, इनके ऊपर लेवीज़ अंधाधुंध लगा के, एक तो उधर से यानी एफबीआर की नालायकी, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की जो नालायकियाँ हैं, उनकी सज़ा अवाम भुगतती है। वो आप डायरेक्ट टैक्स हुँ। हर वो चिंची वाले पे भी उसी तरह नहीं लगा कलेक्ट रहे कर हैं। सकते तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चले जाते हैं। बेसिकली हाँ जी। दुनिया भर में यही होता है। अच्छा, उसके बाद जहाँ आप पे चले गए नालायक हैं नालायक गवर्नमेंट जहाँ पर भी होगी वहाँ पे यही होगा। और आपने बिजली के ऊपर भी इसी तरह मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के, उसमें हुँ। ऐड आप बिजली का बिल देखें तो बंदा देख के परेशान हो जाता है, इसमें कौन-कौन सी क्या-क्या चीज़ शामिल है। तो आप वो सारे मैं टैक्सेस वही लगा के, अच्छा, हाँ, इनकी इनकी पॉलिसी ₹100 का की, यूनिट वो। सर पॉलिसी की आपको मज़े की मैं बात बताता हूँ, पॉलिसी का इनका ये हाल है, चूँकि पाकिस्तान की अब अवाम भी मरी ऐसी है, इन्होंने शोर-शराबा डाल दिया जी, वापडा वालों की यूनिट खत्म करें, वापडा की यूनिट खत्म करें। अच्छा, हालाँकि जब ये हुआ कि जब ये वापडा के एसडीओ वगैरह ये अमला भर्ती होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है, अगर एक लड़का या कोई जी, जी, लड़की वो एक निक ये बेनिफिट्स है ना, बेनिफिट्स में शामिल है आपकी, ज़ाहिर है। आप निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, आपने एनईडी से या कहीं से यहाँ से इंजीनियरिंग की है, आप निकले हैं, एक बंदा प्राइवेट सेक्टर में चला गया है, अगर लाइक है, वो वहाँ गया है तो उसने जी, देखा है कि वो पेल पैसे में चला ज़्यादा ले रहा गया, है। सीमेंट में चला गया, उसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, यहाँ उसके बिल्कुल ठीक मुकाबले है। में बहुत कम होती है। तो वो आप उसको हाँ, कॉम्पेंसेट करते हैं। अच्छा, इन्होंने ये किया शोर-शराबा डाल के, अच्छा अब उसको गवर्नमेंट जो है या मिनिस्टर साहब बड़े पेश कर रहे हैं कि बड़ी कामयाबी के तौर पे हमने खत्म कर दी। उसके अगेंस्ट आपने मोनेटाइजेशन की है उनको, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी सैलरी उस तरह से नहीं थी। अब जिसकी हाँ। 56,000 की यूनिट थी, उसको ₹56,000 कैश देना शुरू कर दिया आपने। तो मुझे बताएँ, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या डज़न्ट रिलीफ मेक अ आना है? डिफरेंस डज़न्ट मेक अ तो और ये मेरा नहीं ऐसे ही ख्याल कि पॉलिटिकल ये कोई गिमिक्स हैं। कहानी है अभी। हुँ। अच्छा नहीं फिर अगर खत्म भी करने हैं तो ज़ाहिर है आप अगर खत्म करने हैं तो फिर आप प्रिविलेजेस वो जो आप जजेस को यूनिट दे रहे हैं वहाँ खत्म कर दें, हाँ जी, पार्लियामेंटेरियंस को यूनिट दे रहे हैं वो खत्म कर दें। जो बिल्कुल। मतलब आप जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके आप कैसे खत्म कर सकते हैं? उनके तो बेनिफिट्स पैकेज का ही हिस्सा है बहरहाल। मैं तो उसके कभी भी ये इस किस्म की नी जर्क रिएक्शन के तो मैं कभी भी वो है फेवर में रहा नहीं। अच्छा इससे पहले चूँकि आईपीपीज़ को हम यहाँ क्लोज़ कर रहे थे आईपीपीज़ की बात, आप अ, देखिए 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि क्या हम अगर कोशिश करें, नियत अगर ठीक रखें, तो क्या हम आईपीपीज़ बायबैक कर सकते हैं? एक बात। और आईपीपीज़ अगर हम बायबैक कर लेते हैं, तो बायबैक करके क्या हम उन्हें चलाना हमारे लिए फ़ीज़िबल है? जो आईपीपीज़ हैं, मिसाल के तौर पे जब सीपैक हो रहा था, तो मैंने पीटीवी के एक प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बैठ के कहा था कि ये आपके पावर प्लांट गले पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही। चाइना की अपनी पॉलिसी ये है कि उन्होंने कोल प्लांट्स, इस किस्म के प्लांट्स जो हैं, वो सारे खत्म करने हैं बाय जी। 2050 और वो आपको वो डंप कर रहे हैं आपके और आपसे पैसे ले रहे हैं उसके। मजे की बात है कि वो एग्ज़ैक्टली। डंप करने के आपसे उल्टे डबल-डबल पैसे चार्ज कर रहे हैं। कोई आपके सर पे एहसान नहीं कर रहे और आप हमारे साथ उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर एक बैठे हुए थे, फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं थे सॉरी वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे साहब का वो बैठे हुए थे। एक और साहब बैठे थे, वो कहते जी गेम चेंजर मैंने कहा हाँ जी जी, हाँ मैं भी जी। यहाँ हूँ और आप भी यहाँ हैं, हम देखेंगे कितनी को गेम इसमें चेंज होती है। तो अल्लाह वो का शुक्र है देखें वो चेंज गेम होगी। कितनी चेंज हुई, नहीं, गेम तो वो हो चेंज गई। होगी ना, आप टू हाँ, गेम 2.3 चेंज हो ट्रिलियन गई दे ना। दे रहे हैं साल का। हाँ सर मैं गेम जी। चेंज का आपको बताता हूँ ना, एनर्जी की बात हो रही है ना, 2006-7 की शायद बात होगी, मेरे पास गाड़ी थी। तो मुझे अभी भी याद है मैं इधर रावलपिंडी चेरिंग क्रॉस पे था तो खबर आई कि पेट्रोल ₹27 लीटर हो गया। वो तकरीबन वही दौर होगा। तो मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये बहुत महँगा हो गया, ये अफ़ोर्ड नहीं मैं कर सकता, तो मैं आज गैस लगवाने लगा हूँ गाड़ी के अंदर। मेरे पास होंडा सिविक अच्छा, थी शायद 2007 की बात है। ठीक है। वो ख़ैर गैस सीएनजी। लगवा के मैंने गै सीएनजी हाँ, ₹27 लीटर के ऊपर मैंने कहा जी मैं नहीं चला सकता गाड़ी। मैंने कहा उस दिन अगर मैं सोचता कभी और मैं अपनी सैलरी के साथ कंपेयर करता हूँ ना अगर उस वक़्त जो सैलरी मिल रही थी आज मेरी सैलरी शायद 3 गुना होगी उससे ज़्यादा और पेट्रोल जो है वो ₹27 से बढ़ के ₹500 हो गया। तो कोई सेंसिबल कोई कंपैरिजन कहीं पे कोई बात है ही नहीं, इंसानियों वाली तो हरकत कोई रही नहीं ना यहाँ पे। हम कंट्रोल नहीं कर सके, आज ₹500 ज़ाहिर है जाकर हुआ दुनिया भर में, जंग अपनी जगह सब कुछ, लेकिन ये ग्रेजुअली हम बढ़ते-बढ़ते इससे पहले भी कौन-सा पौने ₹300 तो इससे पहले भी था। तो वो कौन-सा हाँ। कोई सस्ता पेट्रोल उससे पहले हमें मिल रहा था। तो मेरा सवाल वही है कि आईपीपीज़ आपने कुछ दिन पहले तजवीज़ दी थी कि यार ये हम खरीद लें आईपीपीज़ कैपेसिटी पेमेंट करने के बजाय खरीद लिए। खरीद के
क्या करेंगे? कोयला कहाँ से सर 2 लाएँगे? एलएनजी कहाँ 2 से लाएँगे? दो फॉरेस्ट ऑयल 2 कहाँ से चीज़ें लाएँगे? मैं बताता हूँ। देखिए इस वक़्त आप ये कर रहे हैं जो आप 2.3 ट्रिलियन उनको पे कर रहे हैं ना कैपेसिटी चार्जेज़ के बारे में। कैपेसिटी। जी। इसमें असल में ये हुआ कि इन प्लांट्स को ये लगे थे 2015 के बाद। तो अभी 10 साल गुज़र जी। चुके हैं इनको। आप जो मेजर इनका जो फाइनेंसिंग थी आपको पता है 70-80% बैंक्स के ज़रिए थी, बाकी इक्विटी थी उनकी वो रिकवर कर ली इन्वेस्टर होगी उन्होंने। वो रिकवर हो हुँ, चुकी हुई है। अच्छा वो क पार्ट ऑफ हुँ। कॉन्ट्रैक्ट होता है अगरचे वो ये ओवर प्राइसिंग हुई हुई होती है, आपको पता है ओवर इनवॉइसिंग हुई हुई होती है। यानी ये तो मुझे बेसिकली पता सारा खाता है, चलो ठीक है, जो भी होना था वो हो गया हुआ है। मेजर पार्ट जो फाइनेंसिंग का था वो खत्म। अब ये प्रॉफिट के ऊपर जो चीज़ें चल रही ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चल रही। अच्छा हम जब इसको अगर बाय बैक करते हैं तो हमें क्या होगा, हमने सिर्फ फ्यूल सप्लाई करना है। हमें वो जो कॉस्ट होगी कैपेसिटी की जो 2.3 ट्रिलियन है ये देनी नहीं पड़ेगी हमें। तो फ्यूल अभी भी अगर हम देते हैं तो वो चलते हैं, फ्यूल तो वो हमसे ही ले रहे हैं ना, कोई ये पैसे इन पैसों का फ्यूल से तो कोई तल्लक नहीं 2.3 ट्रिलियन का। फ्यूल तो हम इनको सेपरेट, ये हमारी अलग से ज़िम्मेदारी है कि हमने इनको सप्लाई करना है। यानी सप्लाई चेन को हमने इंश्योर करना है। तो अगर नहीं, हमें वो वो सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना, इसके बीच में आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए, सारी शॉर्टेज एलएनजी की वजह से तो नहीं हो सकती ना, 30,000 मेगावाट नहीं, की शॉर्टेज जो है वो सारी आप एलएनजी के मत्थे कैसे मार रहे हैं? तो बाकी तो फ्यूल महँगा सही, बट है तो सही फ्यूल। कैपेसिटी पेमेंट महँगी है कि फ्यूल महँगा है? नहीं इस ज़ाहिर है वक़्त तो कैपेसिटी पेमेंट महँगी है क्योंकि जा उसमें कुछ मिलता भी नहीं है आपको। फ्यूल में तो कुछ देके कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मिल मुझे तो जाएगा, लगा रही बिजली साहब मिल की जाती बात है। जो भी अभी तक मेरे हलक से उतरी नहीं कि वो क्या हो सर रहा है। वो असल जो बात है वो बताते नहीं है, बात यही है कि आपके पास फ्यूल मंगवाने के लिए पैसे नहीं है। देखिए, आपका जो आज की मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। ये देखें आप ये फिर ये जब बात करें तो हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। आपका इम्पोर्ट बिल जो है, वो इस वक़्त जो ट्रेड डेफ़िसिट है तकरीबन 28 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, अगेन। ठीक अगरचे है। आपका करंट अकाउंट बैलेंस शायद अभी बराबर हो रेमिटेंसेस की वज़ह से, लेकिन जो आपका ट्रेड बैलेंस है वो ख़राब हो चुका हुआ है। इम्पोर्ट्स ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। अच्छा, अगली बात ये है कि मैं अभी वो इम्पोर्ट की अगर कुछ थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, 7 मैं हैरान हो गया, ये कि बल्कि मुझे तकलीफ भी हुई कि 7 बिलियन रुपीस की फूड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान ने इम्पोर्ट किए हैं। वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री। इन्ना लिल्लाह और इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अंदाजा लगाएँ हुँ। कि ये हमारे हालात हैं। और अभी इसमें एक दिलचस्प लतीफ़ा भी याद आ गया कि हमारे एक साबका दोस्त थे, वो भी बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, वो हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। वो पावर सेक्टर में बहुत अच्छा लंबा अरसा सर्व किया उन्होंने। तो पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट खड़का दी, उसमें उन्होंने लिख दिया कि जनाब ये है ना पाकिस्तान का किसी ने कहा कि देखें जी तेल और एलएनजी पे बहुत ज़्यादा आईपीपीएस चलते हैं। तो जैसे ही तेल प्राइस आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की 70% बिजली जो है वो हाइडल, न्यूक्लियर और कोयले पे चलती है, इसलिए हमारा गैस और तेल से तल्लक ही कोई नहीं। अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उसको थोड़ा-सा उस उस पे बल्कि एक यूट्यूबर है नून लीग के, उन्होंने लिखा जी कि अमजद हफीज़ साहब, मैं तो नाम लेता अमजद हफीज़ साहब दानिशवड़ की दानिशवड़ी ठीक करते हुए, मतलब ये उन्होंने ट्वीट की। अच्छा, अब मैंने जब ये सारा काम हुआ तो लगारी साहब ने बयान दे दिया कि एलएनजी की वजह से, तो मैं सोच रहा था कि अब ये लगारी साहब ज़्यादा अक्लमंद हैं, और अमजद हफीज़ साहब ज़्यादा अक्लमंद हैं। अच्छा, वो जो हमारे साहब थे आजकल वो डीजी फूड पंजाब हैं, वैसे आपस की बात है, और जो पिछले साल गंदम का जो इस मुल्क में हाल हुआ है, और अभी अभी जो इन्होंने एक और काम किया कि इन्होंने कहा जी अब हम पास्को-शास्को नहीं खरीदेगी गंदम। ये नो इन्वेस्ट हुँ, कंपनियाँ आ रही हैं प्राइवेट, ये जी। इन्वेस्टमेंट करेंगी और ये गंदम परचेज़ करेंगी। इनको और ज़ाहिर बात है वो फाइनेंसिंग भी करवा सकते हैं बैंकों से, जो मर्ज़ी करें। अच्छा, वो गंदम खरीद करके होल्ड करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और हम उनको एक प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर करेंगे। यानी हम उनको प्रॉफिट देने को तैयार हैं, लेकिन हम वो प्रॉफिट जो है उस किसान को सब्सिडाइज़ करने को या किसान को देने को प्रॉफिट तैयार नहीं है। आप इमेजिन करें कि हमारी कितनी किसान खुश किस्म की पॉलिसी है। ठीक है। रे पिछली दफ़ा मैंने बात की थी कि यूके के अंदर आपको पता है जो हालात हो गए हैं गैस बिजली के, वहाँ भी बुरे हालात हैं, और वहाँ मोनोपोलाइज़ हुई मार्केट। हालाँकि उन्होंने जॉन मेजर ने सारे शेयर दिए, उससे पहले वो जो थी अपनी मार्गारेट थैचर थी, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज़ किया। अब वहाँ पे ये हुआ है कि वो ट्रेन्स को भी वापस लेने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं जितनी हमारी तबाही ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने निकाली है, इतना तो हम डायरेक्ट अगर पब्लिक को सब्सिडाइज़ करें तो ज़्यादा बेहतर हो। हालाँकि बिल्कुल यूके ठीक का है। आपको पता है मोनोपोली कंट्रोल हमारे यहाँ से तो हज़ार गुना बेहतर है, और इस यही हाल ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हुआ है। तो हम जो अभी तजर्बा करने जा रहे हैं ना, मुझे तो ये मैंने वहाँ भी बात की कि जो आपने के इलेक्ट्रिक की है, ये 5 के इलेक्ट्रिक और बनेंगी पंजाब की। तो ये 6 जब के इलेक्ट्रिक इकट्ठी होंगी, तो फिर आप देखिएगा कि आप तो शुगर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो थोड़े माठे लोग हैं मकसद है। तो जो
जिन जिन लोगों ने बिजली की कंपनी लेनी है वो आपका क्या हाल करेंगे? अच्छा सर, मैं ये तो हो गया। अब हमारा एक और जो इशू है आईपीपी के अलावा, वो हमारा जो गवर्नमेंट का क्लेम, और अब से नहीं बहुत अरसे से रहा है, वो ये है कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है। हम मान जाते हैं, वो इस बात को मान जाते हैं, लेकिन जाहिर है इसको डिनाई नहीं कर पाते। लेकिन वो कहते हैं हमारी जो ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, वो चूंकि नहीं है, तो इस वजह से हम बिजली पहुंचा नहीं पाते। तो ये हमको 30 साल हो गए हैं मुझे ये बात सुनते हुए। और मेरा ख्याल है अभी लास्ट ईयर शायद ये, या इस साल ही शायद 2025-26 में कोई 67 बिलियन उन्होंने कहा ग्रिड एक्सपेंशन पे हम एलोकेट कर दिए हुए हैं हमने। लेकिन ग्रिड का प्रॉब्लम वहीं का वहीं खड़ा है। तो ये जो ग्रिड आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या ये हम आईपीपी से अपनी जांच, आईपीपी वाले आर्ग्यूमेंट के अंदर जब हम फंस जाते हैं तो हम ग्रिड आर्ग्यूमेंट को सामने ले आते हैं, या ग्रिड आर्ग्यूमेंट जो है वो रियल है, और अगर रियल है तो हमसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा? सर दोनों दोनों इशू हैं। अच्छा, एक तो जो है आप देखिए 2500 मेगावाट इस वक़्त भी स्पेयर आपके पास यानी कैपेसिटी वाइज़ मौजूद है कराची में। कुछ 2 हम्म। आईपीपीज़ के अगर उसको आप यूज़ कर सकते, अब यूज़ आप हम्म। क्यों नहीं कर रहे कि आप उसको यूज़ करेंगे तो ट्रांसमिट कैसे, जो आपका लोड सेंटर है वो पंजाब में है। मैंने आपको बताया कि ठीक है। आपने कुछ ट्रांसमिशन इस तरह से डिज़ाइन की कि मटियारी वाली बिजली पहुँच रही है, यहाँ पे लाइन पहुँच रही है। लेकिन ठीक मटियारी है। से पूरी बिजली हम ले नहीं पा रहे। जहाँ से हम्म। हमने बिजली लेनी थी, वहाँ से हमारी ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। अब वो एक साहब अगले दिन आर्गुमेंट दे रहे थे, मेरी उसे ट्विटर पे बहस चली, तो उन्होंने कहा जी $3 बिलियन लग जाएँगे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, तो फिर क्या फ़ायदा इतना? मैंने कहा जनाब बात ये है कि वो जो आप नहीं ले रहे, उसके पैसे कैलकुलेट कर लें कि 10 साल आप नहीं लेंगे, लेकिन पैसे कैपेसिटी के देते रहेंगे। तो उसको भी ज़रा ठीक कैलकुलेट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल लें। तो अल्टीमेटली आपने अगर जनरेशन की है, तो आप जनरेशन इसलिए करते हैं कि आप उसको ट्रांसमिट करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इस जाहिर वक़्त ठीक। ओ ओ ओवरऑल एक तो ग्रिड हमारे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे। अच्छा, इसके अलावा भी जनरेशन के अंदर भी देखें ना, एक तो हम आईपीपीज़ का ज़िक्र करते हैं, कुछ हमने देखे नीलम झेलम जो है, आप ये चेक करें कि कितना बड़ा अपनी नौइयत का एक डिफरेंट प्रोजेक्ट था, बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर फिर वो ठीक है। इश्यूज़ आ गए। तो ओवरऑल ही हमें जो ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो ट्रैप पॉलिसी ट्रैप है पावर सेक्टर का, ऑयल नीलम एंड झेलम गैस। की तो मेरा ख्याल है वो टनल शायद 1 महीने के अंदर अंदर ही बैठना शुरू हो गई थी, क्रैक आने जी, शुरू हो गए बैठ थे उसमें। अभी तो वो बंद हुई और पड़ी है इस वक़्त। और मैं बचपन से उसके पैसे दे रहा हूँ नीलम झेलम सरचार्ज के, जी, मैं जब आप छोटा दे सा भी था रहे ना। हैं। अच्छा, आप दे भी रहे हैं, और मज़े की बात ये है कि उसका भी अगर आप देखें कि पहले जब उसका एग्रीमेंट हुआ था, तो उसकी प्राइस हम्म। क्या थी? फिर उसका हम्म। पीसी1 रिवाइज़ होते-होते वो कहाँ पहुँच गया? जी, 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 वो मुझे जी पता। हाँ। और वो बैठ गया। तो इसका हुँ, मतलब ये है कि अकाउंटेबिलिटी या कंट्रोल तो हमारा सिफ़र है तकरीबन, ये इससे तो मुझे सिर्फ़ यही पता लगता है। और अगर मैं इसी में चला जाऊँ, इसी कंट्रोल का जो आखिरी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आपके फाइनल आईएमएफ वाली कहानी के ऊपर आऊँ। हमारे डिस्कोज़ जो हैं, वो कोई बिल्ड अमाउंट का ट्राइबल एरियाज़ के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में क्लेम करते हैं कि हम सिर्फ़ आधा कलेक्ट कर पाते हैं, 40% और 50%। तो उससे भी गवर्नमेंट कम। कहती है कि ये उससे भी कम। तो गवर्नमेंट हुँ, कहती है सर्कुलर डेट की एक जो बड़ी मेजर वजह है, वो ये है कि हमारी थेफ्ट है, रिकवरी फेलियर है बड़ा शदीद, इस वजह से। अच्छा, कहते भी हैं रिकवरी फेलियर, और गवर्नमेंट कह रही है, मुझे तो समझ नहीं आती गवर्नमेंट कह कैसे सकती है? डिस्कोज़ कौन चलाता है? और कौन-सी गवर्नमेंट गवर्नमेंट चला रही है। है? और 30 साल में गवर्नमेंट ये कलेक्शन क्यों नहीं ले सकी? मतलब हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को बुला के यहाँ, और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को बुला के यहाँ मुआहिदा करा सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर रुकवा सकते हैं, तो रिकवरी क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली ये ना दुनिया की असल में हमा 7वीं बड़ी आर्मी है हमारी, हमारा इतना बड़ा वो जी। नेटवर्क है, सब कुछ है। रिकवरी क्यों नहीं करवा सकते? अच्छा, क्या इसमें वजह है? आपको एक मज़े की बात लतीफ़ा सुनाऊँ आपको, उससे थोड़ा-सा इसका लाइट हो जाएगा। एक मुझे एक वापडा के मुलाज़िम ने ये सुनाया लतीफ़ा खुद। वो शायद ठीक लाइन है। सुपरडेंट था या लाइनमैन था ग़ालिबन। वो कहता है जब पहली दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में आर्मी को डिप्लॉय किया गया ना, लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुल्फ़िकार साहब को लगाया गया चेयरमैन वापडा, उस वक़्त वो सारे इकट्ठे थे मामलात इनके। तो उन्होंने क्या किया जी कि एक सिपाही जो है ना फ़ौज का, वो हुँ। जाएगा हर एलएम के साथ, और वो कलेक्शन भी करेंगे। उस वक़्त ये मीटर-रीडर ये एक ही होता था, अलग-अलग नहीं थे। तो वो मीटर भी करेंगे, कलेक्शन भी करेंगे और चीज़ों को देखेंगे भी। तो अब वो जो एलएम वगैरह थे बड़े समझदार थे, उनको पता था कि फ़ौज आ गई, अब ये आई हमारे ऑडिट पे हैं। उन्होंने नारा हुँ। तक दिया, मोटरसाइकिल घर खड़े कर दिए और साइकिल निकाल ली। ओके। उन्होंने कहा जनाब पहले को 5-7 दिन तो कहता है हमने उनको साइकिल पे पीछे बैठा के खुद साइकिल चलाया गर्मी में। तो 10-20 किलोमीटर। उसके बाद 5-10 दिन बाद मैंने कहा सर अब आधा रास्ते आप चलाएँ।
जब उनको चलाना पड़ा आधे रास्ते तो पसीने गर्मी में तो बुरा हाल हो गया। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो तुम ना इतने पैसे निकाल लिया करो सिस्टम से जिससे मोटरसाइकिल का तेल निकले। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होगी। तो ये हाल है हमारा बेसिकली प्लानिंग का और पॉलिसीज़ का। तो ये तो लतीफ़ा से नहीं सुनाया कि चलो सर माहौल लाइट हो जाए। सर ये एग्ज़ैक्टली डिस्कोज़ इस तरह से चल रही हैं। डिस्कोज़ के अंदर मैन पावर की जो इंडक्शन है वो मेरे ख्याल 25 साल हो गए नहीं 25 से 26 साल हो गए। जो उस ज़माने में जो बेंचमार्क बने थे ना 25 से 26 साल पहले कंज्यूमर बेस, उस यार्डस्टिक के ऊपर भी 45% शॉर्टेज है। अब नई यार्डस्टिक्स बनी नहीं है अभी तक। तो आप मुझे बताएँ और ज़्यादातर जो लाइन स्टाफ है वो 50 प्लस है, 54-57 का, वो उसने क्या मेंटेनेंस करनी है, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया हुआ है कि आप इसकी गवर्नेंस जो है उसके अंदर एक कियोस्क है और एक कन्फ्यूजन है। मसलन एक तरफ आप कहते हैं कि इसको बोर्ड चलाएँगे। अच्छा, बोर्ड्स को आपने इंतहाई लिमिटेड कर दिया है, जो सीईओ है कंपनी का उसको समझ नहीं आती कि मैं बोर्ड को जवाब दूँ, मैं मिनिस्ट्री हुँ। को जवाब दे हूँ, मैं नेपरा को जवाब दूँ, मैं जवाब दे किसकी हूँ? उसके ऊपर पीपीएमसी भी बैठी हुई है, सीपीपीए भी है। वो इतनी कन्फ्यूजन है कि एक जो डिस्को है, वो उस बेचारे को सारा दिन उसका यही सी चक्करों में फिर जो टाइम बचता है तो उसको पता चलता है कि एमएनए साहब आए हैं, एमपी साहब आए हुए हैं, ये मसले। तो इस तरह से आप इस कमर्शियल इदारे को नहीं चला सकते। अनटिल अनलेस अच्छा दूसरी चीज़ जो चोरी वाला मैटर है, चोरी सर आपको 2-3 तरीके हैं कंट्रोल करने के, वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप या तो एक्सीएन या एससी मैंने उस वक़्त भी तजवीज़ दी थी कि आप उनको मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात दें, बजाए इसके कि ये क्योंकि पुलिस पर्चा जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट और होती है, फेडरल गवर्नमेंट और होती है, जैसे अभी केपी की है आप अंदाज़ा लगा लें। केपी के अंदर अगर कोई लाइनमैन जाएगा कि इस बंदे पे एफआईआर दें, पुलिस एफआईआर नहीं देगी। क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ इस फेवर में नहीं है, सिंध में पर्चा नहीं देते। तो आपको करना क्या होगा कि आपने मजिस्ट्रेसी के इख्तियारात देने हैं उनको, उनकी अपनी जो है वहाँ कोर्ट्स स्पेशल कोर्ट्स जिस तरह एफआईए की होती हैं या एंटी करप्शन की होती है। तो जब तक वो नहीं होगा थेफ्ट कंट्रोल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2 बिजली चोरी क्यों होती है? क्योंकि महँगी बहुत है। जब तक आप इसकी प्राइस को एक रीज़नेबिलिटी के अंदर नहीं लाएँगे, चोरी फिर भी 100% नहीं रुकेगी। मेरा सवाल ये है कि अवैस लगारी साहब जब आके या कोई भी मिनिस्टर आके जब बताता है कि हम अब मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं सिस्टम्स को, हम आपको उसको मीटर फ़र्क नहीं दिया पड़ेगा। करेंगे, जब हम आपको मीटर देंगे, उस पे एसएमएस पे रिज़ल्ट आया करेगा, एक तस्वीर आपको चली जाएगी, एक वहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये सिर्फ़ आपके मेरे जैसे कंज़्यूमर्स के ऊपर ही ज़ोर चलता है, जो शहरों के अंदर ऑब्वियसली बैठे हुए हैं और सर जिनको जिन्होंने कुंडे लगाए हुए बाकी हैं, उनके कुंडे लगाने उनका वालों के क्या लिए कभी आज तक मुझे कोई नज़र नहीं आई कि उनके लिए क्या स्कीम ऑफ़र हो रही है, उसके लिए किस तरह उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जो 40% ट्राइबल एरिया से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो 60% कलेक्शन की हमारे पास स्कीम क्या है? ये मॉडर्नाइज़ेशन सारी जो है, ये शहरों के चंद इलाकों तक क्यों महदूद है और वो अच्छा बेचारे क्यों भुगतते हैं इसको? अगले दिन मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि मैंने जो है वो हम एएमआई मीटर्स को लगते हुए 5 साल हो गए। एपीएमएस का वो बात ज़िक्र कर रहे थे। एपीएमएस जो है वो आपका भाई जब थे तो उन मैंने वहाँ पे पीछे लग के क्योंकि एक हमने प्रोजेक्ट किया था यूएस एड बाद में तो ट्रम्प साहब ने यूएस एड ही उड़ा दी ना। तो उनके साथ मिलके एक 100 एक जो है ना एपीएमएस उनसे बनवाए और उसका हमने एक ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट चलाया कि यार ये ट्रांसफार्मर जो ओवरलोड उड़ते हैं इनको कंट्रोल किया जाए और एक ट्रांसफार्मर लेवल तक हमारी जो है वो कंट्रोल आ जाए, पता चले कि ट्रांसफार्मर से आगे चोरी हो रही है, फीडर से आगे चले जाएँ, तो हमें वहाँ पता हो तो हम हुँ। पम्पिंग कर सकें। तो उसका हमने डिज़ाइन यहाँ से फिर बड़ा सर-खपाई करके डिज़ाइन फाइनल कराया। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम नहीं हुआ। अगर होगा भी, तो भी वो एरियाज़ जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मसलन देखिए ना कच्चे के अंदर तो आप अब तो चलो कुछ क्लियर हो गया, कच्चे में तो पुलिस नहीं जाती थी, रेंजर नहीं जाती थी, तो एलएस ने एलएम ने वहाँ क्या करने जाना है। तो इस किस्म के जो तो लॉ एंड बिजली ऑर्डर क्यों की इश्यूज़ पहुँचाते हैं हैं ऐसे इलाकों में जहाँ जहाँ पुलिस नहीं जा सकती, मीटर रीडर नहीं या जा सकता, वो नहीं जा सकती, तो बिजली वहाँ भेजने की क्या ज़रूरत है? वहाँ सर ये था कि ये जब जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीमें आती हैं एमएनए एमपीएस की आपको पता है वो फिर फंड मिलते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, ये सारा निज़ाम ही गड़बड़ है ना। वो आते हैं वो कहते हैं जी यहाँ लाइन डाल दें हमारी, यहाँ लाइन डाल दें। और कई मैंने नहीं, तो सर आप ये जो मैपकॉम ये मेरा अच्छा एक सवाल है। ये आपका ख़ैर बल्दियाती निज़ाम तो ख़ैर अल्लाह माफ़ करे कोई है ही नहीं, जो जहाँ है वो भी ना होने के बराबर है। बट ये एमपीएज़ और एमएनएस की अकाउंटेबिलिटी डोमेन में आप क्यों नहीं डाल सकते कि उनके इलाकों में जो बिजली यूज़ होती है, उसमें चोरी कितनी होती है, उनका कंट्रोल अगर उनके कहने पे स्कीम लग सकती है, तो उनको कंट्रोल मैकेनिज़्म का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता? नहीं और सर वो अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया जा सकता? बल्कि बल्कि वो चोरों के सबसे बड़े जो सिफारशी होते हैं ना वो अनफॉर्चुनेटली एमएनए एमपीज़ होते हैं। और बल्कि वो जहाँ उनका वोट बैंक होता है, वहाँ पे वो हर किस्म की प्रोटेक्शन जो है, ये तो अभी कुछ सिस्टम कुछ बेहतर हुआ यानी लोगों ने और ख़ास तौर पे
जब ये हमारे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हालात खराब हुए तो एक सख्त एक्शन जो है, आपको पता है फिर जब आपके पास खाने-पीने के पैसे नहीं होते तो फिर आप कोशिश करते हैं चीज़ों को ये तो रोकने की, बड़ा वरना आसान पहले। है ना खुरम हाँ भाई, जी। बड़ा आसान है ना। डेवलपमेंट फंड की एलोकेशन को आप मशरूत कर दें, उसके केपीआईज बना दें ना, कि डेवलपमेंट फंड, देखिए एमपीएमएनए बनता है डेवलपमेंट के तरक्याती फंड्स के लिए, और इसका और इनका इसके अलावा तो इनके पास कुछ और होता नहीं है। पावर है अपनी जगह और ये पैसे यहाँ से मिलने। नहीं तो अगर पहले आप इसको, पीडब्ल्यूडी भी होती थी, फिर वो पिछले साल, हाँ 1 साल 2 साल पहले उन्होंने जो उसमें जी, अन्नी डाली हुई थी, उन्होंने उस अन्नी को कंट्रोल करने के लिए अब उन्होंने सोचा कि कहीं ये कल ऑडिट ही ना खुल जाए, तो तो आप उसको बंद कर दिया। आप आइडेंटिफाई कर लेना कि एमपीएमएनए को क्या चाहिए। उसके केपीआईज के अंदर ये केपीआई क्यों नहीं हो सकता, वन ऑफ द केपीआईज, मेरा तो ख्याल है बहुत सारे होने चाहिए, बट वन ऑफ द केपीआईज लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ, कि यार आपके इलाके में जो डिस्कोस की जो कलेक्शन है वो 80% से ऊपर होगी तो आपको मिलेंगे पैसे, नहीं तो भाग जाए, क्राई नहीं सर, वो इंश्योर। असल में आपको पता है लीगली तो पॉसिबल नहीं है, वैसे अगर चलो कर सके लीगली तो इसका कुछ बनता नहीं ना ऐसा। ये तो आप बिल पास कर सकते हैं, इसमें हाँ क्यों नहीं कर सकते, बिल नहीं पास कर सकते। आप सर, मशरूत ये करना केपीआईज, केपीआईज कौन डिस से मुश्किल है। डिस्कोस के जो है वो खुद ठीक कर सकती हैं अपने आप को, अगर सर्टेन जो शर्तें हैं वो उनको, एक तो ओके, उनके जो बीओडीज हैं उनको इंडिपेंडेंट किया जाए, ओके, आंसरेबल बीओडीज हो, ना कि वो सेक्रेटरी और उनको जवाब दो, सीईओ आंसरेबल हो बीओडी को, और उनको क्लियर कट टारगेट्स होने चाहिए कि ये चीजें आपने करनी है। नंबर टू, जो एम्प्लॉयमेंट की इस वक्त जो हालत है वहां पे, हम तो उस वक्त भी बड़ी कोशिश की थी कि कुछ हमने, जब मैं था मैपको में, हमने कहा कुछ फीडर आउटसोर्स, जो ज्यादा लॉस वाले फीडर है वो आउटसोर्स कर दें, और प्लस जो है आप ना प्राइवेट आउटसोर्सिंग के तहत जो है ना बंदे हायर करें। अभी मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि कुछ वो उस मॉडल के ऊपर काम हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आएंगी जो कि एलएस, एलएम या इन लोगों को आउटसोर्स कर देंगी कंपनीज को। लेकिन उसमें एक और फिर चीज होती है कि बाज का जो ऐसे लोग आउटसोर्सिंग के ऊपर आते हैं, उनके स्टेक्स नहीं होते सिस्टम के अंदर, वो समझते हैं कि दिहाड़ी लगानी निकल जाना है बस, तो वो उससे भी एक अलग से खराबी जो है वो पैदा होती है। लेकिन जब तक ये फंडामेंटल्स इशू डिस्कोर्स के हल नहीं होते, ये प्राइवेट सेक्टर को दे दें तब भी ठीक नहीं होंगे। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये होगा कि वो और तरह से जो डिस्को का ओनर होगा ना, वो नेपरा के साथ और इधर-उधर हैंकी-पैंकी करके, जैसे के इलेक्ट्रिक अभी तक 180 अरब की सब्सिडी ले रहा है, तो आपने क्या कर लिया हम्म, उसका? ठीक हो गया सर। जी। यानी अब सारी बातें सुनने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि कुछ नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी, लेकिन मतलब कहना तो आप यही अगर चाह आप, रहे हैं कि, अगर नियत हो तो साहब देखिए ना, अगर बस बस बात ये है कि ये आप देखे ना, ये जो है ना, ये वो वैसी ही बात है कि यार मैं तुम्हें एक वजीफा बता रहा हूँ, ये वजीफा अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारे जो तमाम दरिद्र हैं वो दूर हो जाएंगे। बट वजीफा पढ़ते हुए तुमने सोच में तुम्हारे बंदर का ख्याल नहीं तुम्हें आना चाहिए। तो अगर बंदर का ख्याल आ गया तो वजीफा तो कारगर फिर ये नहीं खत्म। होगा। सर ये तो ये बस नीयत ऐसी है, ये एक बंदर असल बैठा में हुआ है जो जिसका, आशर भाई, असल में इशू पता क्या है? इशू ये है कि हम इंटरनेशनल जो मॉडल या मोडालिटीज़ हैं ना, उनको फ़ॉलो करने की कोशिश, यानी हम समझते हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड में मॉडल कामयाब हुआ, नीदरलैंड में कामयाब हुआ, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करें। एक तो वो पॉसिबल नहीं, ओके, उसके बहुत सारे डायनामिक्स डिफरेंट हैं। उसकी इस वजह से कि वहाँ पॉपुलेशन देख लें वो कितनी है, पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट कितना है, उनकी पर कैपिटा इनकम इनकम कितनी है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। अच्छा, हम ठीक है। लोकल जो विज़डम है, उसे बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी साज़ है ना, वो कैसे कटे हुए हैं सिस्टम से। वो जाते हैं यहाँ से, आपको पता है ये जो अभी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स होती हैं, या ये यूके में 1-2 स्कॉलरशिप्स हैं, 80% हमारे ब्यूरोक्रेट्स ले लेते हैं वो, बजाय इसके कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लोग जाएँ, मैथ्स में जाएँ, वो लेते हैं वहाँ जाके वो पब्लिक पॉलिसी पढ़ के आ जाते हैं। अब वो यूके की पब्लिक पॉलिसी जो है, वो यहाँ पर कैसे आप मुझे बताएँ सक्सेसफुल हो सकती है? मतलब आप को मुझसे ज़्यादा तजर्बा है इन सब के साथ काम करने का, तो वो इसी तरह से फेल हम्म, होगी, जिस तरह से ये फेल हो रही। आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र इज़ अ गुड थिंग, बट इट शुड बी ब्लेंडेड परफेक्टली विद द लोकल विज़डम, तब वो कोई भी मॉडल कामयाब होता है। और हर मुल्क के अपने मारूज़ी हालात होते हैं। उनके देखें ना, हमारे यहाँ 4, 5, 6 कल्चर हैं बड़े, जो डिफरेंट कल्चर हैं, जिनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस अलग है। अब जो केपी के अंदर चीज़ समझते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है, पंजाब में वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो आपने अब जो कल्चर टेस्को का या क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का है, वो लेस्को का या फेस्को का तो नहीं, वहाँ की पॉपुलेशन का। तो आपने बेसिकली जब तक उनको इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं बनाएँगे, सॉल्यूशन वो लोकल नहीं लेकर आएँगे,
उस वक़्त तक आप अगर इस्लामाबाद के मतलब सेक्रेटेरिएट में बैठ के खोते घोड़े को एक बराबर बाँध के पॉलिसी बनाएँगे, वो कभी भी नहीं चलेगी। मैं मुख्तसर बात ये। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा जो बाद में, लेकिन उससे पहले ना मैंने 3 सवाल सोचे थे आपसे, एक रैपिड फायर में, लेकिन ज्यादा लंबा चलें चौड़ा रैपिड फायर है। स्पीड रैपिड स्पीड से फायर का बोलना है। ये है कि तो आपने हेजिटेट किए बगैर मुझे जवाब देना है। जी, अब जी। देखें आप दे पाते कि नहीं दे पाते। जी, आईपी और चुनना आपने, आप उसमें वो नहीं कर सकते, हैंकी पैंकी नहीं कर ठीक सकते है। कि दोनों हो सकते हैं, वो आप वाली मुझे गल नहीं फँसाने करनी। वाले आप फँसाने मैंने वाले हैं करने मुझे। 4 सवाल है, लेकिन आईपीपी अच्छा। कॉन्ट अच्छा पहला सवाल ये है जी, आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट अगर इतने डिजास्टर्स हैं, तो हुँ। किस गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है? बेनजीर, नवाज शरीफ, मुशर्रफ और इमरान? एक ना ले लो। पीएमएल है। ना ले लेता ना, मैं तो ना 4 नाम लिए थे मैंने आपसे। हाँ, नहीं अच्छा, तो मियां साहब को आपने डाल दिया, मियाँ ठीक साहब हो ने गई जी। सबसे ज़्यादा क्योंकि ठीक है आईपीपीएस जी, हुए उस दौर में। जी। और ठीक हो जी, मियां साहब की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट पेज अब तकरीबन जो है कोई एक 979 बिलियन इस साल दिया, पिछले साल ट्रिलियंस में चला गया था, आईपीपीस को एक साल में दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पूरे एजुकेशन बजट से ज्यादा है, ठीक है जी। ऐसे अब आप मुझे बताएं, दो में से एक चुनना है, ये पॉलिसी फेलियर है या ये पब्लिक वेल्थ को प्राइवेट हाथों में ट्रांसफर करने की स्कीम है? जो आप आईपीपीएस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे जो हैं? पैसे दे रहे हैं, ये पब्लिक वेल्थ प्राइवेट हाथों में देने की स्कीम है कि पॉलिसी फेलियर है? ये दोनों है। ते ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। नहीं, नहीं ज्यादा क्या है? नहीं, ज्यादा नहीं। क्या है? क्या ये एक हाँ, डेलिब्रेट स्कीम है जिसमें पब्लिक का पैसा प्राइवेट लोगों को दिया जा रहा है, या ये जी, बिल्कुल पॉलिसी फेलियर है, गधे हैं ज़्यादा बेसिकली, नहीं, पॉलिसी नहीं नहीं, बने? नहीं, ये ज़्यादा पब्लिक का पैसा यानी इसमें जो मेजर रोल है वो पब्लिक का पैसा प्राइवेट लोगों के हाथों में देने का असल इसका जो बड़ा चंक है। लेकिन इसमें पॉलिसी फेलियर भी ठीक है है, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनसे भी काम ठीक तो करवा सकते ओके। थे ना, आप ये तो नहीं कर सकते थे। अब तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई तो अब हाँ जी। मतलब मैं, देखिए जी, मैं आपका लॉक कर देता हूँ जवाब। आपने कहा जी ये पब्लिक का पैसा जी, लोगों प्राइवेट पार्टीज को दिया जा रहा है जी। आईपीपीएस के थ्रू, ठीक है जी। मियां साहब हो गए, पब्लिक का पैसा प्राइवेट पार्टी, तुसी कह रहे हो, मैं नहीं कह रहे। अच्छा, ये तीसरा सवाल है। पाकिस्तान जो है, अब वो इस वक्त हमारे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान बिटकॉइन 2000 जो मेगावाट आइडल पावर है उससे बिटकॉइन माइनिंग करेगा। हुँ। ये इनोवेशन है कि डेस्परेशन है? ये मुझे तो समझ नहीं आती कि 2000 मेगावाट लेंगे लेंगे कहाँ से दसो ना, इतनी। इनोवेशन है, डेस्परेशन है कि फेक न्यूज है? चलो तीसरा मैं दे नहीं देता मेरा हूँ, मेरा ख़्याल है इनोवेशन, ये डेस्परेशन। मे नित्य मेरा ख़्याल है सिर्फ़ ये एक पॉलिटिकल आप कह लें गिमिकरी है गिमिक इससे है। ज़्यादा कुछ हाँ, कुछ भी नहीं इससे ओके, ज़्यादा। तो ठीक है, बिटकॉइन पॉलिटिकल गिमिक्री हो गई जी। अच्छा जी, अब आप बताएं, पाकिस्तान का, ये पिछली दफा हमने डिस्कस किया था, आज का हमारा टॉपिक नहीं था, कि सोलर ने पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम जो है लाखों लोगों के लिए सॉल्व किया, और उससे हमें बड़ी तकलीफ हो गई। अब ठीक है जी, 1 रुपया गवर्नमेंट का ना प्लानिंग में लगा ना स्पेंडिंग में लगा। खैर, प्लानिंग में नहीं कहना चाहिए, उन्होंने पहले इनकरेज किया, बाद में डिस्करेज किया। ये जो सोलर रेवोल्यूशन आया है हमारे यहाँ, क्या ये स्टेट कैपेसिटी का फेलियर है या ये लोगों की पर्सनल ड्राइव है? हाँ, देखिए नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन जब लोगों को महँगी बिजली वो बेचारे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या हम्म, करेंगे? दे विल फाइंड द कहता अल्टरनेट मतलब है सॉल्यूशन। स्टेट स्टेट फेलियर ने ड्राइव स्टेट किया ना, फेलियर है स्टेट स्टेट कैपेसिटी फेलियर है। फेलियर। आप जब ओके सर। अफ़ोर्ड नहीं कर सकते देखिए अब एक बात है, आप गैस प्रोवाइड नहीं कर रहे इंडस्ट्री को कर पा रहे। मेरे बहुत सारे जी। दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने लाहौर में क्या किया बायोगैस प्लांट लगा लिए हैं। अब वो हम्म। यहाँ से गुज्जर कॉलोनी से आगे पीछे से उठाते हैं गोबर और उन्होंने बहुत तगड़े बायोगैस प्लांट लगाए हैं, जिनकी अच्छी खासी स्टोरेज बनाई है। अब वो अच्छा मज़े की बात है वो बिजली भी उससे पैदा कर रहे हैं। तो वो उनको ये ओके। नौबत चाइना में तो नहीं लोग कर रहे हैं ना, उनको तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएँ तो उनको तो वो स्टीम का भी बल्कि पाइप दे देते हैं कि आपको स्टीम टरबाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑलरेडी फैसिलिटी है, आप इसको इस्तेमाल करें। तो हमें तो प्रॉब्लम आ रहा है। अब मेरे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, एक जिनकी स्टील मिल है, अभी पिछले दिनों मेरे से बात हुई तो वो 7 मेगावाट का प्लांट लगा रहा है, एक 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहा है कि कम से कम हमें कहीं तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ यानी कम से कम बिजली के पैसे ही बच जाएँ। सर, मेरा आखिरी सवाल जो है ना, बल्कि शायद हो सकता है एक फॉलो अप कर लूं, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि आईएमएफ ने कहा है कि सर्कुलर डेट जो है 2031 तक, आईएमएफ तो नहीं कहा, हमने कहा आईएमएफ को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है कि 2031 तक, जो कि अब 5 साल परे है, हम सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे। ठीक है जी, ये हम हुँ, पहले भी कई दफा वैसे प्रॉमिस कर चुके हैं। हमने 2025 में कोई 1.25 ट्रिलियन की को बैंक फाइनेंसिंग कराई रीस्ट्रक्चर करने के लिए डेट को, ठीक हो गया, एलिमिनेट हमसे फिर नहीं हुआ।
हम इस वक्त जो हमारी ये पॉलिसी बन रही है 2031 तक की, हम कहानियां भी सुना रहे हैं, 18 बैंक्स के साथ हमने एग्रीमेंट भी कर लिया है सारा, उनसे पैसे भी लेके हमने थोड़ा रीस्ट्रक्चरिंग भी कर ली है। तो ये जो रीस्ट्रक्चरिंग का जो शोषा छोड़ा, रीस्ट्रक्चरिंग एलिमिनेशन का जो शोषा छोड़ा जा रहा है, आपके ख्याल से क्या हम वाकई एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं, या हम रीफाइनेंसिंग करके इसको फ्यूचर जनरेशंस के मत्थे मारने लगे? सर कुछ भी नहीं होना, मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने जो रीफाइनेंसिंग की ना, उसके ऊपर भी क्या किया कि 3 रुपए 28 पैसे यूनिट के ऊपर डाल दिए आपके, कि ये बैंक उनको पे करेगा, जो पार्टीज़ हैं जिनकी हम ओwe करते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो हम्म। 3 रुपए 28 पैसे यूनिट के हिसाब से आपके खाते डाल दिया गया। लेकिन वो फिर भी खत्म तो हो ठीक नहीं है। रहा, क्योंकि सर्कुलर डेट इसमें कुछ शायद नहीं, थोड़ा कम हुआ। कुछ परसेंटेज जो है पिछले 2-3 साल में, उसमें कुछ कमी आई। लेकिन उसमें लेकिन उसमें वो आपको बैंक्स को लाना पड़ा ना बीच में। जी हाँ, लेकिन वो नेग्लिजिबल है जब तक आप इश्यू को, उसकी रूट कॉज़ को सॉल्व नहीं करते, तो आप कैसे हल कर सकते हैं? यानी आप जब तक, जिसे आप टी&डी लॉसेस कहते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, यानी वो खत्म वो नहीं जो हो। एक क्लासिक एग्जांपल है कि बाल्टी के पेंदे में सुराख है, तो ऊपर से आप जितना मर्जी पानी डाल लें, तो उसने तो आखिर में तो निकल ही जाना है। निकल ही जाना है। अभी अभी सुराख आपने बंद सोल्यूश नहीं करना। नहीं, नहीं हुआ। अब देखिए, आप जो सॉल्यूशन ला रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी 3 डिस्को अभी प्राइवेटाइज़ कर देंगे, फाइन, आप कर दें। उसके बाद पंजाब की 2 और डिस्कोज़ भी प्राइवेटाइज़, क्योंकि पंजाब की डिस्कोज़ के अंदर बेहतर मैनेज्ड है, चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, अब आपकी जो खाते पड़ेंगी वो हेस्को, सेप्को, कैस्को, और ट्राइबल एरिया, और उसके बाद एक पेस्को, और एक अभी एक और हजीको भी बन गई है, शायद आपके इलम में होगी। जिसे हज़ारा इंग्लिश इलेक्ट्रिक, में नहीं था। हजीको के नाम से ना, हज़ारा अल्लाह इलेक्ट्रिक माफ सप्लाई करे। भी इन्होंने कोई क्या बनाई। क्या क्या नाम अच्छा है अच्छा। संजय, नाम अच्छा है, अरबी नाम लगता है। हाँ जी। तो ये सारे जो हैं, ये तो कोई अपने खाते नहीं डालेगा। अच्छा, अगर डालेगा नहीं तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसको हम कंसेशन पर दे दें, यानी मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दें, और शेयर्स आपके पास रहें। तो एट द एंड ऑफ द डे जो बड़े बिग लॉसेस हैं वो आपके पल्ले ही रहेंगे गवर्नमेंट के। जो कंपनियाँ थोड़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर रही हैं, जो मैनेज कर रही हैं, उनको आप आउटसोर्स कर देंगे। अगेन वही वही जो बड़ी मिस्टेक होगी। तो अल्लाह ला खैर सल्ला, फिर अगली गवर्नमेंट आएगी, इतने में फिर हालात और हो जाएँगे, फिर आप ब्लेम गेम शुरू करेंगे, और नस्लों की ज़िंदगी जो है हमारी, मतलब इसी में चली जाएगी। हमारी नस्ल की ज़िंदगी तो ज़ाया हो गई। हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जी, अनफॉर्च्यूनेटली एक तो वैसे टेस्टिंग टाइम्स थे इंटरनेशनली भी। 2008 के बाद आपको पता है कोविड, सॉरी, जो मेल्टडाउन आया था, उसने फाइनेंशियल ओवरऑल क्राइसिस जो इकोनॉमी, आया था। उसने जी। पूरी इकोनॉमी का बट्टा बिठाया, फिर कोविड आ गया। तो अभी ये जंगे-शंगे आ गई, तो हमारा तो अल्लाह ला खैर सल्ला, कोई वेल्थ जो है जनरेशन सिर्फ उन्होंने की है। सर हुँ, सर फॉलो अप क्वेश्चन, बल्कि आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हम कंक्लूड कर देंगे अपनी पॉडकास्ट, जी। काफी हो गए। पाकिस्तान का डंका बड़ा इस वक्त बज रहा है, हमारे दोस्त बहुत खुश हैं, बहुत सारे दोस्त अब जिनकी सियासी वाबस्तगियां खासतौर पे पीएमएनएन के साथ वाबस्ता है, हमारे जी, वो मैं भी दोस्त खुश जो हूँ बहुत। जी जी फौज के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो भी बहुत खुश हैं। जी हाँ। अब ठीक है, मतलब इसमें कोई शक नहीं मुझे। डिप्लोमेटिकली हमने थर्ड वर्ल्ड वॉर एक तरह से कहने को, शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर एग्जेजरेशन होगी, लेकिन बहुत बड़ी वॉर, एक बहुत बड़ी शायद ह्यूमन क्राइसिस जो हो सकता था, हमने उसमें एक बहुत अवर्ट सिग्निफिकेंट किया है। रोल प्ले, हाँ जी। अवर्ट किया। अच्छा, इससे हमें ये नजर आता है कि हम कोई काम करना चाहें, पॉलिटिकल विल हो तो वो हम कर सकते हैं। तो यस। हमारी तवज्जो जो है, अगरचे देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट से लेकर अब तक, हम अब तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल तो हमारे गुजर गए हैं प्रेजेंट सेटअप को, जो कि चलाने वाले लोग हैं, जो बुनियादी तौर पे द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट, 4 साल से तकरीबन वही, दे आर द वंस हु आर बिल्कुल सही। कॉलिंग द शॉट। एनर्जी क्राइसिस जो हमारा है वो खराब से खराब तर होता चला जा रहा है, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। आप एक बिजनेसमैन हैं, मुझे ये पता है कि ये मुल्क जो है, ये दुनिया का कोई भी मुल्क जो है, वो उस वक्त तरक्की करता है जब उसके बिजनेसेस प्रॉस्पर करते हैं, बिजनेसेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट के खजाने में टैक्स जाता है, एंड सो ऑन, वो पहिया चलता है। बिजनेसेस के जो हालात, जितने बिजनेसमैन दोस्त मेरे हैं, आप समेत और आपके अलावा भी, उनमें से मैंने किसी के मुंह से पिछले 8 साल में, 4 साल नहीं, मैं 8 साल तक ले जाता हूँ, पिछले 8 9 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनके मुंह से कोई पॉजिटिव बात सुनी हो, सिर्फ रोना ही सुना है। हमारे बहुत से बिजनेसमैन दोस्त जो हैं, वो अपना सरमाया उठाकर इस मुल्क से चले भाग गए गए। हैं, जो यहाँ रह गए हैं वो भागने की तैयारियों में हैं, बहुत से बैंकरप्ट हो गए हैं। तो अगर हमारी प्रायोरिटीज सफारती सतह पर चले, हो गई अपनी जगह, लेकिन इसका ये, लेकिन हमारी ये जो कंप्लीट इग्नोरेंस है टुवर्ड्स आर सर्वाइवल,
वो अगर इसी तरह कंटिन्यू रही तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान सरवाइव कर सकेगा? अब देखें, आपने बहुत अच्छी बात है, बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात ये है कि आपकी जो मिलिटरीली माइट है या आपकी जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, वो फॉर द टाइम बीइंग, जैसे मैं खुश हूँ क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी आपको खुशी होती है कि अगर बिल्कुल आपके ठीक, मुल्क को अच्छा काम करे, अच्छी शोहरत आए, या लोग आपके बिल्कुल बारे में ठीक। हमें सारी ज़िंदगी लोग गालियाँ देते रहे पहले पाकिस्तान को, आपको पता है। आप अगर कुछ अच्छे वर्ड्स में याद करते तो हमें बड़ी खुशी होती। तो वो उस वक़्त तक कायम नहीं रह सकती या लंबे अरसे कायम रह सकती जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। पाकिस्तान फाइनेंशियली वायबल कंट्री नहीं है इस वक़्त। हम अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पर देखें, गुजरांवाला की मैं मिसाल देता हूँ कि पूरा का पूरा गुजरांवाला ने यूएई के अंदर, गल्फ के अंदर, दुबई के अंदर जाके बिज़नेसेस अपने शुरू किए, प्रॉपर्टीज़ ली। ये 12-14 अरब डॉलर तो ये खुद एक फिगर कहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पाकिस्तानियों की वहाँ पर दुबई में। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कंपनीज़ के ज़रिए, कंसोर्शियम्स के ज़रिए ली गई हैं, उनका रिकॉर्ड ऑब्वियसली इस तरीके से नहीं आता। तो ये 25-30 अरब डॉलर तो आपके पास से यहाँ से गए। फिर बहुत सारा पैसा जो है वो लोगों ने अपना, कोई यूरोप में ले गया, कोई यूएसए ले गया, क्योंकि यहाँ पर बिज़नेस वायबल नहीं रह गया था। बैंकरप्सी की मैं आपको ये देखें ना, ये फिर अगेन बात प्रायोरिटीज़ की है कि पीएम की गवर्नमेंट, हम कहते हैं जब कि यार पंजाब के अंदर आपके पास पैसा है, सूबों के पास, सूबे अमीर हैं, वफाक गरीब है। तो सूबे वहाँ आएँ और कॉम्पेंसेट करें और उन चीज़ों को आगे लेके चलें। सूबे सिर्फ पैसा ले लेते हैं वफाक से, उसके बाद यशियाँ उनके अपने एक फ़िज़ूल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा शेखुपुरा रोड आप चले जाएँ, लाहौर शेखुपुरा रोड बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री थी। 5-7 तो वहाँ पर जो थे पेपर मिल्स थी, वो सारी बंद हो गई। 50-50 एकड़ में एक-एक मिल थी, बंद पड़ी हुई हैं। उन्होंने डिस्कनेक्शन करवा दिए हैं अपने। इधर मैं भी कोशिश कर रहा हूँ डाटा कलेक्ट करने की कि पिछले 3-4 साल में जो इंडस्ट्रियल डिस्कनेक्शन हुए हैं वो कितने हैं। वो इंशाल्लाह मैं इकट्ठा करूँगा तो मैं किसी को शेयर करूँगा कि ये हाल है कि कितनी इंडस्ट्री आज खत्म हो गई। अच्छा, इंडस्ट्री जो है वो माँ होती है किसी भी इकोनॉमिक इंजन की, आपको पता है, बाकी चीज़ें सारी साथ होती हैं, लेकिन इंडस्ट्री चलती है तो सारा कुछ चलता बिल्कुल ठीक। है। तो पाकिस्तान कि हाँ, मुझे देखें, एक अच्छी चीज़ ये है, जो हमारे मतलब आर्मी चीफ है, अगर उनकी बात करें तो उनके यहाँ ना क्लैरिटी ऑफ थॉट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मसलन टीएलपी वाला मामला देख लें, कोई बाजवा साहब जैसा बंदा होता तो वो शायद ये हिम्मत ना कर सकता, उन्होंने लपेट-लपूट के साइड पे कर दिया। इससे पहले डीएलए वाले मैटर के ऊपर आपने ईरान के ऊपर भी जाके उनकी साहिल के ऊपर अटैक किया। अफ़गानिस्तान में भी आपने उनको एक टाइम दिया कि यार अब ठीक हो, ठीक नहीं हो तो आपके अंदर क्लैरिटी है कि यार जहाँ ये इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को ख़त्म करना है। चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, बल्कि अभी हमारे जो अहले तशी दोस्त थे, उन्होंने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि हमें बुला के कहा गया कि आपको इतने ईरान की हमदर्दी हो तो ईरान चले जाएँ। मतलब किसी हद तक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कहीं पे। अगर वो है तो उसको ट्रांसलेट होना चाहिए आपके इकोनॉमिक इंजन के अंदर भी। आपका इकोनॉमिक इंजन और पॉलिसी साज़ी जो है, वो अनफॉर्च्यूनेटली तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो फायर फाइटिंग से ज़्यादा नहीं हुई। यानी पिछले 2, ये नहीं मैं कहता कि इस गवर्नमेंट ने कहा, देखें ये आप पक्की बात है कि आप बैंकरप्ट होने वाले थे। मतलब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हालत हालत बहुत बदली थी ये वाली ना। इन्होंने उसको कुछ बेहतर किया, एक स्टेबिलिटी भी आई, लेकिन स्टेबिलिटी से तो 25 करोड़ लोग नहीं चल सकते। जीडीपी ग्रोथ ना हो, आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई एफडीआई ना ना हो, हो। तो ये इस तरह से चल नहीं सकता। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें ये चाहिए कि एक तो इस अपॉर्च्युनिटी को भी इनकैश करें। ये एक अच्छी आपकी फ़ज़ा बनी है तो उसको इनकैश करें। नंबर 2, आपकी ये जो इस वक़्त एक अच्छी फ़ज़ा पैदा हो गई है, एज़ सच देखिए चैलेंज, एक अगेन मैं बात करूँगा कि ये फिर हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ी पॉज़िटिव बात ये है कि इनको चैलेंज ही कोई नहीं, इनको पॉलिटिकल चैलेंज कोई नहीं है। अगर कोई चैलेंज है तो उसको कहीं और जगह से काउंटर किया जा रहा है ना। गवर्नमेंट को तो कोई चैलेंज नहीं है कि बंदे 100 सड़क पे, 2 लाख बंदा सड़क पे निकल आएगा, या कोई पार्लियामेंट के अंदर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उसको तो कहीं न कहीं काउंटर किया जा रहा है ना। तो इसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, फिर आपकी बहुत बड़ी नालायकी है। सही हो गया। मुझे अच्छा लगा कि आपकी भी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। आपने इस सारी जो ज़िम्मेदारी है वो फील्ड मार्शल को दी है। आपने उसमें कहीं जो है वो सर मुझे प्राइम मिनिस्टर का देखें, ज़िक्र नहीं किया। नहीं, नहीं, मुझे पता है, नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, वो डिसीज़न जो है वो हमें पता है कि होने भी उन्हीं से हैं और ठीक भी उन्होंने ही करना है। ज़िम्मेदारी जहाँ पर है सो है। उसका ये तो कुछ नहीं पावर किया जा सकता, सेंटर सब जहाँ जानते हैं। है, कोई जहाँ पावर पावर सेंटर है। सेंटर जहाँ है उन्होंने उनकी ज़िम्मेदारी है, हाँ जी। उन्होंने ही ठीक करना है और होपफुली उनकी तवज्जो इस तरफ आ जाए और वो ठीक भी हो जाए। थैंक यू सो वेरी मच खुरम। इट वाज़ थैंक अ यू जनाब।
प्लेजर टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। और इंशाल्लाह फिर प्लेजर इज किसी ऑल वक्त माइन। किसी और मौजूद के ऊपर करेंगे। जरूर थैंक जरूर। यू सो वेरी मच जी। किसी दिन आपसे मुझसे फिर आप मुलाकात सियासत होगी। से और इकोनॉमी से हट के कहीं और गपशप लगाएंगे, पाकिस्तान के किसी और मौजूद। ठीक है सर, उसके ऊपर आप एक मौजू बनाइए, हम सोचते हैं उसके ऊपर कुछ करते जी। हैं, लतीफे सुनाते हैं एक दूसरे को उसके अंदर। ठीक है। चलेगा, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो अल्लाह वेरी मच। हाफिज। थैंक यू जी, थैंक अल्लाह यू फॉर हाफिज। वॉचिंग। कीप वॉचिंग, आप सवाल करते रहिए, सोचते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।